रेडी करें? देखो आज कोई तैयारी कुछ नहीं की है, बस जो है इसी में है। कोई लिखने उखने का सोचे तब कुछ नहीं किए, जो है सिचुएशन के हिसाब से बोलेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। क्या है आज? रिपब्लिक डे। क्या मतलब होता है रिपब्लिक का? कोई बताए मुझे, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारा संविधान लिखा गया था इस दिन? नहीं, लागू हुआ था इस दिन। संविधान के सारे कानून आज के दिन लागू हो गए थे। और रिपब्लिक का सबसे पहला मतलब यही था कि हमारा देश गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब होता है गणतंत्र, ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो गण यानी जनता, जनता के कानून के हिसाब से होगा। यानी कि हमारा नेता कैसा होगा, हमारे लीडर कौन होगा, ये लीडर का चुनाव जनरेशन बाय जनरेशन नहीं होगा, वंशागति नहीं होगा। पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा, राजा का परिवार में ही कोई राजा बनता था। ये पहले चलती थी नीति। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में यह बात ही रखा गया था कि कैसा होगा, चुनाव के कारण होगा या वंशागति होगा। तो गणतंत्र हम लोग ऐसे थोड़ी मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मनाने का सबसे पहला मकसद यही होता है कि हम सब लोग अपने नेता, अपने देश को लीड करने वाले नेता को खुद चुनाव करेंगे, खुद से चुनाव करेंगे। यानी कि कोई भी खड़ा हो सकता है, हम में से कोई भी एक जन खड़ा हो सकता है, अगर उसको वोट दिया जाए, सब लोग मिलकर अपना नेता खुद चुन रहे हैं, कोई भी एक जगह पर जनता मिलकर के, उसको कहते हैं कि चुनाव होकर हमारा नेता बना। इस बात की हमें आजादी मिली है, ये हमारे लिए गणतंत्र है। यानी एक ऐसा तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम, जो गण यानी जो जनता डिसाइड करेगी। थीम कई सारी चीजें, आज मेन एक थीम है, वो है आज इसी सिस्टम को समझना। आज इस गणतंत्र में तंत्र क्या है, सिस्टम में क्या चीज होनी चाहिए, आज के टाइम पर किस तरह का सिस्टम चल रहा है, वो बताने जा रहे हैं। जब किसी को अगर मेरी बातों से अगर बुरा लगेगा तो हम इस बात के लिए माफी चाहते हैं, पहले से ही कह रहे हैं। अगर कोई वहां भी देख रहा है ऑनलाइन में बैठ करके, तो उनसे भी, जिसके पास मेरे पास वीडियो पहुंचेगा, उनको भी यही कह रहे हैं, अगर आप हमारे बात से समर्थन तो ठीक है, अनलेस कमेंट खुला हुआ है, आपको जो लिखना लिखिए, हम सुनेंगे, लिखें। कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे आपके लिए, उतना फुर्सत थोड़ी आपके बारे में ज्यादा सोचे। तो बहुत सारे लोग होंगे बस हाल ही में रात में ही बैठकर सोच रहे थे क्या करें ना करें, तो सोचा सिस्टम को लेकर थोड़ा बताया जाए। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, लेकिन ये टाइम था 1950, 1950 और 1950 में हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान हमारे देश के ऊपर लागू हुआ था। नहीं तो हमारा पूरी भारत के ऊपर जो सिस्टम चल रहा था ना, वो सिस्टम ब्रिटिश सरकार का था। ब्रिटिश सरकार तब तक अपना सिस्टम को नहीं, किसी भी देश का कानून होता है, अगर कोई देश के पास अपना कानून ना हो तो वो देश चल नहीं सकता। तो जब तक हमारे पास 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन तब भी आजाद हो चुका था, लेकिन तब भी हम लोग गुलाम थे, क्योंकि उस समय भी कानून ब्रिटिश लोगों का ही चलता था। बिकॉज हमारे पास अपना कानून ही नहीं था, अपना संविधान ही नहीं था, अपने नियम ही नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने नियम को बनाए। सिर्फ एक लोग ने, अगर ये सोचते बाबू कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही सारा संविधान लिखा, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के, भारत के हर जगहों पर अलग अलग कई सारे काम हैं, कई सारे चीजें हैं, सब चीजों के बारे में उनको अंदाजा नहीं है। तो क्या किए थे कि हमारे संविधान को लिखने के लिए टोटल 13 भाग, 13 डिवीजन में डिवाइड कर दिए गए थे, और 13 लोगों का संगठन तैयार कर दिया गया था। और उस 13 लोगों का संगठन का जो लीड कर रहे थे ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे खुद सबसे बड़ा, जिनका ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, सबसे बड़े चेयरमैन, यानी कि कोई भी अगर काम कर रहा होगा उनके नीचे ही करेगा, मेन दस्तखत वो खुद ही करेंगे संविधान में। और संविधान जब लिख कर गए तो उसके बाद बोल कर गए थे कि इनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है जरूरत के अनुसार इन फ्यूचर। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे, संशोधन यानी कि उसको अमेंडमेंट करना यानी सुधार करना, तो आप जरूर कर सकते हैं। सबकी मति होगी तो सबका मंजूरी होना चाहिए, ये करके आगे बढ़े। और आज भी संविधान चलता है, आज भी कई सारे नियमों को संशोधन किया गया है, मतलब उनके चेंज किया गया है उसमें, जैसे जैसे अकॉर्डिंग फ्यूचर जैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन गणतंत्र में रिपब्लिक डे परेड होता है, ये आज का लाइव है। रिपब्लिक डे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी गए हैं, लाल किला में होना जरूरी था, दिल्ली का ही सीन, ठीक है। 2025 में लोग मना रहे हैं,
और हमारे देश के प्रति हमने भी एक लाइन लिखने की कोशिश किया कि लेट अस सेलिब्रेट आवर नेशंस प्रोग्रेस। हम लोग हमेशा अपनी देश की प्रोग्रेस, प्रगति के बारे में ही सोचते हैं और जानते हैं अगर देश में रहकर अगर देश की प्रगति ना कर पाए तो देश में रहना हमारे लिए लालच है। हम हैं तो देश है नहीं, बल्कि देश है तो हम हैं, हम सब हैं। इसलिए देश रहना चाहिए। ये बात कई लोगों ने बोलकर गए हैं, ये बात कई लोग बोलकर गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी यही बात कह के गए थे कि गद्दी रहे ना रहे, सत्ता रहे ना रहे, कुर्सी रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। अगर देश है तो हम सब हैं। इसलिए कहा था लेट अस सेलिब्रेट आवर नेशंस प्रोग्रेस एंड द रिफॉर्मन आवर कमिटमेंट टू इट्स आइडियल्स। यानी कि जो हम लोग शपथ लिए हैं अपने देश के प्रति में, कई लोग आज के बच्चे में क्या होता है शपथ ना जानते भी नहीं है देश के प्रति क्या होता है। तो इसलिए ये 2 ऐसे साल में समय आते हैं जहां पर उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आखिर हम लोग अपने देश के लिए कुछ तो करें, कुछ हमारा अधिकार तो है। देश प्रेम अगर कोई नहीं कर सकता ना, तो देश विद्रोह करने का भी उसके पास, देशद्रोह करने का भी अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब ये भी कभी नहीं है कि अगर देश प्रेम कर रहे हो तो देशद्रोह का अधिकार मिल गया आपको, फिर भी नहीं आपको। ओके, इसलिए कहा था कि हमारी एक खास बात आती है डेमोक्रेसी एंड द रिलायंस ऑफ द पीपल, एवरी रिपब्लिक डे इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ द बिल्डिंग द स्ट्रॉन्गर नेशन। हर वक्त हर एक देश प्रेम, हर भारतीय नागरिक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जब जब अपनी जिंदगी में कदम बढ़ाए तो हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। हमेशा बढ़ते हुए समय से लेकर हमारा देश मजबूत होना चाहिए, ना कि कमजोर होना चाहिए। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के सभी लोग मिलकर के हमेशा से हमारे देश को मजबूत करने के लिए ही आगे बढ़े हैं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के बारे में नहीं सोचते, नासा से जाकर हाथ मिला लिए होते और नासा के पास जाकर काम कर लिए होते, तो आज भी हमारे पास अपना मिसाइल मैन, हमारे पास अपना इसरो डेवलप नहीं हो पाता। आज भी कोई भी आंख उठाकर देख सकता था, लेकिन आज ऐसा हिम्मत किसी का नहीं है, दैट बिकॉज सक्षम है। लेकिन आज भी हम हमेशा कहते हैं कि हमारे भारत को खतरा आज बाहर से नहीं है, हमारे भारत को खतरा आज अंदर से। हमारे भारत का सबसे बड़ा खतरा हम लोग खुद हैं, हम लोग अपने अंदर से हैं। हमेशा कहा है ना कि सबसे खतरनाक हथियार कोई बम, कोई बारूद, कोई गोला नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार क्या है? क्या है? आवाज दे रहे हो? क्या है? क्या है? बस इतनी, क्या है? जी हां, सबसे खतरनाक हथियार जुबान है। वही जुबान जिस समय से बचपन से लेकर के माता पिता, जब बच्चा बोलता नहीं है ना, तो माता पिता हमेशा बोलते हैं बेटा उठ बोल, उठ बोल, चल फिर उठ बोल। लेकिन जैसे चलना फिरना सीख जाते हैं ना, तो ठीक से बोलना नहीं समझ पाते ना, तो हमेशा कहता अब ज्यादा बोल रहा है तो चुप बैठ। जिंदगी बीत जाती है, किस जगह पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है और किस प्रकार से बोलना है, ये समझना होगा। इसलिए नेशन के बारे में आपका जानना अधिकार है। शिक्षा सिर्फ एक मकसद से कभी नहीं होता कि शिक्षित हो गए हैं आप नौकरी पा लीजिए, अपना जिंदगी बिताई, नहीं। आपके प्रति हर प्रकार का भाव आपके अंदर होना चाहिए, मल्टीपल टैलेंट होना चाहिए हर चीज में। आज की कहानी दरोगा बाबा की जुबानी। अब दरोगा बाबू क्या है? ये दरोगा साहब है। आज इन्हीं के ऊपर कहानी है। तंत्र के बारे में आज बात करना है। सिस्टम, पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने का अधिकार पुलिस वालों को दिया गया है, अंदर से, बाहर वाले से मिलिट्री वाले को। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि कितने तरह के पुलिस होते हैं? हर जगह पर जाते हो, स्टेट में अलग, बहुत तरह का पुलिस होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश किया कि कभी किसी को देखकर पता कैसे करे वो किस लेवल का पुलिस है? नहीं, कभी नहीं। हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो हॉस्पिटल में भी आप लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में देखोगे आप लोग, देखना कि कोई स्टाफ के रूप में काम कर रहा होता है, कोई रिसेप्शन में काम कर रहा होता है ना, कोई कंपाउंडर होता है ना, कोई छोटा सा डॉक्टर होता है, कोई बड़ा डॉक्टर होता है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। हर चीज में क्या है ना कि अपना एक ना एक क्या है, उसका एक ओहदा है, एक पोजीशन है। पूरी तंत्र को चलाने के लिए, पूरा सिस्टम को चलाने के लिए भी एक ओहदा, एक सिस्टम है। और ये पूरा सिस्टम अधिकार दिया गया है हमारे पूरे गवर्नमेंट और उस कैप को लगाने वाले, जो कैप के माथे पर इम्बलम रहता है, वही इम्बलम जो ऐसा दिखता है ना, हमारा राष्ट्रीय झंडा। और ये हमारा नेशनल इम्बलम, अशोका ने स्थापित किया था ये नेशनल इम्बलम। 4 मुख होते हैं। ये पूरे, ये दिख रहा है शेर, चारों को ये धारण करने वाला सिर्फ एकलौता ही है, वो है तंत्र। जो सिस्टम को संभालता है केवल वही धारण करके पहनता है। मजाल नहीं है कि प्रधानमंत्री भी इसको टोपी लगा के चला के, नहीं, प्रधानमंत्री भी इसका धारण नहीं करते हैं, ना चीफ मिनिस्टर करते हैं, ना ही कोई नेता को अधिकार मिला है। कोई भी हमारे भारत में किसी नेता को अधिकार नहीं है कि हमारी इस एम्बलम को माथे पर लेकर घूम सके, अधिकार ही नहीं है उसको। ये अधिकार केवल है तो हमारे तंत्र को चलाने वाले, अधिकार है तो हमारे पूरे सिस्टम को संभालने वाले, उस कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोगों के पास में ये तंत्र है कि एक अशोक का स्तंभ यहां होता है और बहुत ऐसी जगहों पर रैंक के रूप में यहां होता है।
यहाँ पर कई लोग जानते हैं कि ये वो पट्टी है जहां पर कई सारे रैंक रखाते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता कि यहाँ पर रैंक कितने तरीके के हो सकते हैं। नाम बहुत सारे सुने होंगे, 2-3 नाम बड़ा फेमस, आईएएस, आईपीएस, बस इतना ही सुने खाली आप लोग। और भी कितने तरीके के होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आज पूरी तंत्र को ही समझाना है, और तंत्र में कितनी सारी बातें हो सकती है वो भी समझना है आपको। तो आज पूरा सिस्टम, देश को समझना है तो देश के तंत्र को समझना पड़ेगा, तब जाके गणतंत्र पता चलेगा। हमारी जनता ही हमारे तंत्र को नहीं समझती और गणतंत्र मना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप सब गण, हम सब गण हैं, गण मतलब जनता, और ये है तंत्र चलाने वाले। तो इनके बारे में थोड़ा जानो तो सही। पहले कह रहे हैं अगर थोड़ा सा बुरा लगे तो मान लेना, कमी रही होगी तभी बोल रहे हैं। अलग जरूरत क्या है अपने देश के खिलाफ बोलकर हमें देशद्रोही थोड़ी बनना है। कुछ समय से नहीं, बहुत सालों से कुछ ना कुछ घटनाएं घटी, और हाल ही में कुछ और भी घटनाएं घटी हमारे साथ में, जो इस तंत्रों के लेकर ना मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। सोचो डालते हैं इस तंत्र में। सबसे पहला हम लोग आज ये चीज को समझते हुए चलेंगे कि पूरी रैंकिंग सिस्टम क्या होती है, पुलिस वालों को शुरुआत कहां से होता है। ये पूरी की पूरी जो पुलिस सिस्टम है, पूरी जो कानून व्यवस्था है, उसकी शुरुआत सबसे नीचे रैंक का कौन होता है पता है? सबसे नीचे रैंक होता है, आप लोग बोलते हैं ना हवलदार। क्या बोलते हो? ये बोलते हो ना? नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं। हवलदार भी हवलदार से भी नीचे होते हैं। हवलदार का भी टोटल 3 कैटेगरी है। आइए जानते हैं कि रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन इंडिया। इंडिया में जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा परेशान भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को देने से चूके नहीं है। इस गणतंत्र देश का दिन तो बर्बाद नहीं होने देंगे, कुछ तो जरूर देंगे। आप लोग ना सही, हम तो देंगे, बस सुनना ध्यान से, समझना। सबसे नीचे रैंक में जिसको कहते हैं हवलदार, आप लोग जो बोलते हो, हवलदार बनने के लिए भी हवलदार भी ना एक ऊपर कैटेगरी आती है। टोटल कैटेगरी अगर हम बोलेंगे, टोटल कांस्टेबल ही टोटल 3 तरह के होते हैं। सबसे नीचे, जो सबसे नीचे देखो, ये वर्दी, जो भी ये वर्दी को धारण करता है, वर्दी को पहनता है ना, वर्दी सबके लिए सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सबका रैंक अलग होता है। वर्दी कई बार में सभी का सेम ही होता है, कुछ कुछ अंतर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू होता है वो होता है रैंक, जो उसके कंधे पर चढ़ता है। अच्छा, कंधे पर ही रैंक क्यों लगाया जाता है, माथे पर कहीं नहीं, क्यों नहीं? सीने पर क्यों नहीं? पुलिस में रैंक की प्रथा हमेशा कंधे पर लगाने के लिए है, दैट बिकॉज जिम्मेदारियां हमेशा कंधों पर होती है। रैंक हमेशा कंधे पर ही लगाया जाता है, और हमेशा से किसी के पुलिस वाले से उसका कंधा छीन लेना मतलब उसका रैंक छीन लेने के बराबर हो गया। पुरानी प्रथाएं भी हमेशा है, किसी मरने के बाद में बोलते हैं कि तुमको कांधा भी नहीं मिलेगा, जिम्मेदारियां वहीं टिकती है। जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए रैंक को कंधे के ऊपर रखा जाता है। कांस्टेबल में सबसे नीचे, जिसके पास कोई रैंक नहीं होता है, जस्ट एक कपड़ा होता है। अच्छा, खाकी वर्दी कहते हैं इसको, इस वर्दी को खाकी वर्दी कहते हैं, नाम इस कपड़े का। उसमें से जस्ट ये प्लेन कपड़ा होगा। दिस इज ओनली द कांस्टेबल, सिर्फ कांस्टेबल है, एक साधारण सा कांस्टेबल, साधारण सा कांस्टेबल है ये। कांस्टेबल से जब प्रमोशन होता है, प्रमोशन होकर उसको आगे बढ़ता है, प्रमोशन कब होता है? अच्छा काम करने के बाद प्रमोशन होता है, ऐसे नहीं होता है। स्टेट पुलिस के बारे में पहले समझा रहे हैं आपको कि अगर एक स्टेट, एक राज्य हो, तो राज्य में कितने तरीके के पुलिस हो सकते हैं, सबसे नीचे अधिकारी से लेकर सबसे ऊंचे अधिकारी तक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कांस्टेबल, इसमें एकदम पूरा प्लेन पट्टी मिल रहा है, कुछ नहीं उसमें, वो सबसे सिंपल कांस्टेबल। उसके बाद आपको अगर जाओगे तो आपको फिर रेड रंग की पट्टी मिलेगी, यहां पर से आपको 2 रेड रंग की पट्टी मिलेगी, इसको कहते हैं सीनियर कांस्टेबल। क्या कहते हैं? ये सीनियर कांस्टेबल है ये। और यही सीनियर कांस्टेबल को लोग इंग्लिश में कई बार में, इंग्लिश में और भी कई तरीके से उसको लेंस नाइक भी बोलते हैं। लेंस नाइक नाम है, आप लोग नहीं जानते इसलिए बता रहे हैं। उससे बड़ा हो गए, उससे अगर प्रमोशन मिलेगा आपको, हवलदार में भी अगर, हवलदार कब बोलते हैं ये समझो, हवलदार बोलते हैं सबसे हेड कांस्टेबल को बोलते हैं हवलदार। कांस्टेबल, फिर सीनियर कांस्टेबल, उसके बाद आता है हवलदार, जिसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल, और इसी हेड कांस्टेबल को हवलदार कहते हैं। देखो स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, आप लोग पहले उसको हविलदार पढ़ेंगे, नहीं, इसको हवलदार ही बोलते हैं। इतनी गई बुद्धि में। जैसे ही यहां से हवलदार की कहानी खत्म हुआ, कोई हेड कांस्टेबल बन चुका है, इसके बाद अगर किसी का प्रमोशन होगा तो प्रमोशन होकर के वो एएसआई बनेगा। क्या बनेगा? वो एएसआई बनेगा। अब ये एएसआई क्या होता है? एएसआई का रैंक ध्यान से देखना, गौर करना, एएसआई का रैंक सबसे पहला, अच्छा, एएसआई का पूरा फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अभी इंस्पेक्टर नहीं बनाइए, इसका नाम है एएसआई, यानी जस्ट हेड कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर काम करेगा ये, उसको बोलते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यानी क्या हुआ समझो, इसके बाद भी आएगा, भी सब इंस्पेक्टर आता है, फिर इंस्पेक्टर आता है, जितना भी नाम यहां जुड़ते जा रहा है ना, समझ जाना, ये असिस्टेंट है किसका? सब इंस्पेक्टर का। ये सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट है, ये उसका नीचे रहकर काम करेगा सब इंस्पेक्टर के।
इसको एएसआई बोलते हैं। हर आपके आसपास को कोई भी पुलिस थाने में जाकर देखना, सबसे पहला आपको जो अगर कोई बात सुनता है, कोई बैठकर लिखा पढ़ी कर रहा होता है ना स्टार्टिंग में, वो एएसआई होता है, वो एएसआई ही होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एएसआई। बस समझे। और इसकी खास पहचान ये है, हमेशा देखना उसके यहां पर दो तरह का, एक मिलेगा आपको रेड रंग की पट्टी और एक मिलेगा आपको ब्लू रंग की पट्टी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है खाकी वर्दी कई सारे स्टेट में चलता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के स्टेट में खाकी वर्दी नहीं चलती है, बल्कि व्हाइट रंग की वर्दी चलती है वेस्ट बंगाल को। क्यों ऐसा कहते हैं? हमारी पुरानों से ही, मतलब बहुत पौराणिक से ही हम लोग क्या होता है ना, बंगाल को ना बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। तो इस बंगाल टाइगर के कारण से क्या हुआ है कि हमारे जो बंगाल में पाए जाने जो टाइगर होते हैं ना, वो सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? बस इसी को थीम बना करके हमारे वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के पुलिस की जो वर्दी होती है ना, वो व्हाइट रखा गया था, दैट बिकॉज कि हम लोग अपनी पुलिस वाले को बंगाल टाइगर बोलते हैं नाम की बस। इसलिए आपको जहां पर भी अगर मिलेगा यहां पर में, तो समझ जाना वो बंगाल का ही है वो। अब ऐसा नहीं कर खाकी पहनकर घूम रहा बोलो भाई सब, फिर तो ये पुलिस नहीं हुआ यहाँ का, नहीं है, किसी और स्टेट का होगा, हो सकता है पोस्टिंग करके आया होगा। बात समझे? जी हाँ, तो ये एएसआई है। एक रेड रंग की पट्टी मिलेगी, एक ब्लू रंग का पट्टी मिलेगा और एक स्टार मिलेगा, जैसा सिंगल स्टार, इसको कहते हैं एएसआई। समझे? एएसआई के बाद अगर जाएंगे, यहां पर अगर पहुंचने के बाद अगर किसी का प्रमोशन होगा, देखो कितना स्टेज है प्रमोशन का, सालों काम करने के बाद अगर प्रमोशन मिलता है, तो प्रमोशन पे जाकर के फिर वो बनता है सब इंस्पेक्टर। इसी का ये असिस्टेंट है। यानी कि अगर इसके पास कोई भी चीज आया है, तो इसको जाकर इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सब इंस्पेक्टर को, जिसको बोलते हैं एसआई। क्या कहते हैं? एसआई, यानी इसका ही ये असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर का वो असिस्टेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है? असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, एएसआई है ये। तो ये बना सब इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि इसके पास रैंक ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा स्टार, यानी इसके पास डबल स्टार मिलेगा, एक रेड रंग की सेम पट्टी, ब्लू रंग की सेम पट्टी, इसको बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर। देखो यहां पर रैंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? यहां पर भी आपको रैंक दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है? बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के बैचेस ये सब लगाया जाता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको अवार्ड कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो यहां पर वो लगा सकता है, यहां पर हमेशा रैंक ही लगेगा। ओके, ये हो गया हमारे पास में एसआई। एसआई से जब काम होता है, अच्छा यहां पर गौर करके देखना, कई बार में कईयों को एएसआई में कईयों को देखना कि आपको टोपी इस प्रकार का मिलेगा, लेकिन कई को ऐसा टोपी भी नहीं मिलता है। ठीक है, कैप बोले ना, अलग अलग स्टेट में वैरी करता है। ठीक है, हम लोग ना कई सारी चीजों को बांट के रखे हैं। एक होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलेगा हमको। जैसे कहने का मतलब हो रहा है कि कोई बड़ा बड़ा शहर है, जैसे बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, ठीक है, मुंबई हुआ, बड़े बड़े शहरों में हमेशा आपको कैप उसके बड़े बड़े मिल सकते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर भी कभी कोई जो छोटे पद में होते हैं ना, तो उनका कैप क्या होता है? जैसे सिंगल ब्लू रंग का, यहां तो ज्यादातर ब्लू रंग का ही चलता है, कैप आपको मिलेगा। ठीक है, अब ब्लू रंग में अशोका स्तंभ लगाया जाता है, इसलिए बता रहे हैं कि यह अशोका स्तंभ सिर्फ हमारे तंत्र को मिलता है। यही अशोका स्तंभ, जिस तरीके से एक घर के चार पिलर होते हैं ना, उस 4 पिलर को संभालने के लिए, एक घर 4 पिलर से बन रहा होता है ना, 4 पिलर अगर खड़ा कर देगा तो घर तैयार तो हो जाएगा, 4 तो मिनिमम चाहिए, 3 से बात नहीं बनेगा, 4 तो चाहिए। उसी तरीके से ये अशोका स्तंभ में 4 शेर ये स्तंभ की तरह काम करते हैं, और ये स्तंभ हमारे भारत का यही संविधान, यानी ये कानून को चलाने वाले लोग सब लोग हैं, एसआई। ठीक है, ये एसआई, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद अगर प्रमोशन होगा तब आप बनेंगे इंस्पेक्टर, समझे? तब आप बनेंगे इंस्पेक्टर। कैटेगरी देख रहे हो? ये है इंस्पेक्टर। खास बात क्या है? एक रेड रंग की पट्टी, ब्लू रंग की पट्टी और 3 स्टार रहेंगे उनके पास कांधे पर। कितने स्टार? 3 स्टार रहेंगे। तो ये है वे इंस्पेक्टर। आप लोग कभी सुने होंगे इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के नीचे भी सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके नीचे हेड कांस्टेबल, और उसके नीचे सीनियर कांस्टेबल, और उसके नीचे कांस्टेबल। सबका छोटा छोटा काम बांटा गया है। कुछ लोगों को बाहर में घूम घूम कर खाली जासूसी करने के लिए काम में रखा है, तो वो सब कांस्टेबल लोग देखते हैं, समझे? बाकी पता करें। ये हमारे पास वो इंस्पेक्टर दिख रहा है ना? इंस्पेक्टर जाते भाई साहब, तो उसमें आपको फिर अच्छी खासी वर्दी आपको दिखने मिलता है ना? उसके बाद में आपको यहाँ पर तो कैप में मिलता ही मिलता है, बेल्ट भी आपको काफी अच्छा मिलता है, यहाँ पर भी आपका एम्बेलम लगा रहता है कई बार। और ये है इंस्पेक्टर की बाद की कहानी। इंस्पेक्टर के बाद अगर प्रमोशन होगा ना, तब आप बनेंगे एसीपी। क्या बनेंगे? फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है ना कि बस इन दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है, इससे ज्यादा पावरफुल ये है थोड़ा,
लेकिन ऑलमोस्ट काम सेम ही होता है। लेकिन बस होता है ना कि कुछ लोग मतलब छोटे जगहों पर काम करते हैं, तो कुछ लोग बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं। तो वैसे जगहों पर इनका क्या होता है, देखो ये सुना ध्यान से, ये पट्टी इस बात को दर्शाती है कि इसका पास थोड़ा सा लिमिटेड पावर है। ये पट्टी यहां हट गई, अब ये इसके गले में पट्टा नहीं है। बताने का बस इतना मकसद है कि इनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है। वो नॉर्मल लोगों के लिए वो दिखाने के लिए होता है कि जस्ट नीचे लेवल की पुलिस अभी है। यहां से बढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जहां पर आता है एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसीपी, एसीपी में आपके पास में 3 रैंक रहेगा, कोई भी पट्टी नहीं रहेगी यहां पर। हाँ, हो सकता है उस टाइम पर आपको एसीपी में एक बात ध्यान रखना पड़ता है, यहां से क्या होता है, इंस्पेक्टर की सीनियरिटी स्टार्ट होती है, तो यहां पर उसके कांधे पर एक बेल्ट जैसा आकर लगता है, ये भी आप देख सकते हो। अगर ये समझे नहीं समझे, तो ये क्या हो गए, एसीपी। नाम सुने होगे एसीपी, कई सारे फिल्मों में देखे होगे एसीपी। तो बाजीराव सिंघम बन के आता, मैं एसीपी हूं इस इलाके का। समझ नहीं आता एसीपी क्या होता है, बस नाम है। लेकिन कब किस लेवल पे होता है वो समझना पड़ेगा ना। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है, बात समझ लेना ध्यान से, इससे फायदा ये है, देखो ध्यान से, रैंकिंग क्यों बनाया जाता है, याद देखो। अगर हम कहेंगे ये इंस्पेक्टर है, तो इस इंस्पेक्टर के नीचे कौन कौन काम कर सकता है, इस इंस्पेक्टर का ऑर्डर कौन कौन सुनेगा, इस इंस्पेक्टर का ऑर्डर सुनेगा ये सब इंस्पेक्टर, ये असिस्टेंट भी सुनेगा, और ये लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे। बस समझे। तो ऊपर वाला नीचे वाले पर राज करता है, करता है नहीं करता है। और एसीपी पावरफुल हुआ, एसीपी के नीचे जितने लोग हैं सब उसकी बात सुनेंगे। अगर थाने में अगर एसीपी आ जाएगा सब लोग उड़ जाएंगे, यही बैठेगा मेन कुर्सी पे एसीपी। तो रैंकिंग से वैल्यू होती है, पोजीशन मायने रखता है। कभी भी इस तंत्र में कभी भी किसी का एज मायने नहीं रखता है, यहाँ जस्ट पोजीशन मायने रखता है। आप चाहे 60 साल के 70 साल के हो क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, 50 साल के 40 साल के भी हो, और आप कांस्टेबल हो और आपके सामने अगर 25 साल का ही वो बैठकर एसीपी बना हुआ है, तो आपको उसको भी सल्यूट मारना होगा। बात समझे, बोला नहीं। ये है एसीपी के बाद जिसका नाम है डीएसपी। अब एसीपी और डीएसपी लगभग लगभग सेम सेम है, क्योंकि उनके पास रैंक भी सेम होती है, लेकिन फर्क होता है इसको कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी जगह पर, कोई इंडिया के किसी भी जगह पर, छोटा सा देश, गरीब देश, कहीं भेज सकते हैं, लेकिन बेचारे डीएसपी को नहीं भेज सकते। इसका नाम है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके लिए इसको भेजना कहां कहां पड़ सकता है, इसको भेजने के लिए मात्र बड़े बड़े शहरों में, जहां बहुत बड़ा है, कंट्रोल नहीं हो रहा किसी से, वहीं भेजेगा। इसको छोटे मोटे जगहों पर नहीं भेज सकते हैं, छोटे मोटे जगहों पर नहीं भेज सकते हैं। इसको कहते हैं डीएसपी। क्या ये डीएसपी, जिसको कहते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में भेजा जाता है। इनका कहीं भी अगर इसको भेजेगा किसी काम के लिए, तो ऐसा जगह पे भेजा जाएगा। समझ आया। तो ये दोनों ऑलमोस्ट हम सेम है, ये दोनों नहीं एक दूसरे को चाप सकते, नहीं, ये भी अपनी बात रख सकता है एक दूसरे के सामने में, दोनों सेम है। बस तंत्र को चलाने के लिए ना कई जगहों पर ना उसको बंटवारा किया गया है, तो ऐसा रखा गया है। कहानी बहुत सारी डिग्री, बहुत सारे रैंकिंग है, लेकिन क्या कहें, एक एक करके समझेंगे ना, है कि नहीं। हाँ, तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चर्चा कर ले। गांव में कभी कभी क्या होता है ना, छोटे मोटे कई सारे झगड़े होते रहते हैं, होता है। पुलिस वालों की एक हरकत हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होती है, कि हमेशा कहा है बाबू कि अगर कोई भी इतने बड़े तंत्र को संभाल रहा है, मतलब इस तंत्र को संभालना आपके ऊपर एम्बेलम लगा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, बड़ा होना चाहिए, आपके हाथ से कोई गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यहां पर भी हमारे कानून व्यवस्था भी कहते हैं कि 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए, ये हमारी कानून कहती है। हमारे कानून को अंधा कानून भी नाम दिया गया है। अंधा कानून नाम दिया गया है इसलिए क्योंकि बिना किसी भेदभाव को कोर्ट में जाना, कभी कोर्ट में देखना, एक लगा रहेगा, एक कुत्ता लगा रहेगा, उसके ऊपर आंख बंधा रहेगा और ऐसे तराजू लगा रहेगा। इसको कहते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी ऊंच नीच को देखे, बिना गरीबी या अमीरी को देखे, सबको समान न्याय देना है। यानी आंख बंद करके रखेंगे, किसी को देखना भी नहीं है, उसके बाद भी न्याय देना है उसको बोलते हैं अंधा कानून। लेकिन आज इसका मतलब उलट गया है, आज कानून ही अंधा है। आज कोई काम दो अगर ठीक से नहीं होगा तो वो चाप दिया जाता है, अंधा कानून इसी को आज कहते हैं। कानून उलट गया आज। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग ध्यान रखना पुलिस से बहुत डरते भी हैं, कई लोग हो सकता है नहीं भी डरते हैं। कई लोग क्या होता है ना, पुलिस लोग की बात पूरा सुनता नहीं। देखो एक्चुअली जजमेंट का अधिकार इनको नहीं दिया गया, ये लॉ पढ़े हैं खाली, लॉयर का नहीं। लॉ इस बात का पढ़े हैं कि कानून व्यवस्था कैसे कंट्रोल में करना है। अब पुलिस वाले अगर आराम से बात करें, कई लोग बोलते हैं पुलिस वाले आराम से बात नहीं करते, आराम से अगर बात करेंगे ना ये पुलिस वाले, तो कोई से डरेगा ही नहीं। डरेगा कोई? अगर इससे कोई डरेगा तो भाई कंट्रोल कैसे करेगा ये? यही बात है।
है ना, लेकिन इतना भी मत डरा दो कि वो अपना सूद बूद खो बैठे। इसलिए देखना, कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपके ऊपर में अगर कुछ भी ऐसा अगर किसी केस में चले गए तो कोई भी अगर होगा ना उसके नीचे वो पहले डराएगा तो जरूर आपको बढ़िया डराएगा। पहला मकसद होता है कि सच सामने आए, लेकिन आज लोग उल्टा हो चुके हैं। ठीक है, आज चीजें बदल गई हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आज हो क्या रहा है, हमारे देश को इन लोगों से खतरा हो रहा है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से नहीं करते हैं। बहुत ऐसे होंगे, बहुत ऐसे हैं भी जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे, लेकिन होता क्या ना, उनसे ऊपर में जो लेवल ऊपर होते हैं ना, लेयर जो ऊपर के ऊपर जो सीनियर होते हैं, वो अगर करप्ट है तो उसके नीचे वाले को भी करप्ट कर देते हैं। प्रेशर आता है क्योंकि सीनियर जो कहेगा आपको मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आप सीनियर के खिलाफ नहीं जा सकते हो, गए तो आपके ऊपर सीनियर कुछ ना कुछ दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा और आपको सस्पेंड कर सकता है। ये अधिकार है उसके पास, कर सकता है। इसलिए कोई भी सीनियर के अगेंस्ट नहीं जाता है। सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सब लेवल एकदम लेयर के ऊपर लेयर है। ये सब के ऊपर कोई ना कोई सीनियर बैठा हुआ है और सब लोग एक दूसरे को दबाव डालते हैं। अगर मान लो कि कभी अगर ऐसा हो गया कि डीएसपी को अगर किसी ने दबाव डाला, तो मान लो उसके नीचे अगर एसपी, डीसीपी और एसपी दोनों सेम, एसी को किसी ने दबाव डाला और एसीपी जाकर के इंस्पेक्टर को दबाव डालेगा, इंस्पेक्टर जाकर के सब इंस्पेक्टर को, ये जाकर असिस्टेंट को, ये जाकर के कांस्टेबल। इसलिए ये लोग अपने सीनियर की पूरी बात सुन लेते हैं, लेकिन अपने जूनियर की बेइज्जती पूरा फुल करते हैं। ये काम कर, ज्यादा बोल मत, बातचीत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों में ऐसा भी होता है, भाईचारे भी रहता है ना। आज पुलिस थाना से ना लोग हमेशा बचकर चलना चाहते हैं। कारण पता है क्या? आप कभी सोच के देखो, हमारे लिए कानून व्यवस्था हमारे लिए बनाया गया ना या किसी और के लिए? जनता के भलाई के लिए बनाया गया या फिर जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए? जनता के भलाई के लिए बनाया गया ना। तो आज लोग पुलिस थाने के नाम से लोग डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं, भाग क्यों जाते हैं? कारण इनमें है कमी, थोड़ी सी कमी यह है कि अगर कोई भी आ रहा होता है केस, तो अगर देखते हैं दो तरीके से, दो नजरिया से देखा जाता है। ये सारे जो भी है वहां की, सबसे पहले तो एएसआई आएगा, यही पहले देखेगा। एएसआई तो पहले जो भी नया नया आता है ना, बहुत ईमानदार रहता है। जैसे से साल पे साल बीतता जाता है, पुराना होता जाता है, उसको समझ आता है भाई सब हमारा तो सीनियर करप्ट है, हम कहा लिखा, हम क्यों ईमानदार रहे? तो भी धीरे धीरे करप्ट होता है। अगर किसी के बीच में झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर कोई भी केस आता है इनके पास में थाने पर, पुलिस में, तो केस आने के बाद में ना ये लोग दो तरीके से सोचते हैं। पहले देखते हैं कि क्या ये केस हमसे सुलझ रहा है। हमसे सुलझ गया तो भाई साहब बहुत अच्छा, क्योंकि जेब गर्म हो जाएगा इनका। और अगर नहीं सुलझेगा, अटपटा लगेगा, तो क्या करेंगे? भेज देंगे कोर्ट में, जाओ वहां संभालो, दिक्कत नहीं है, कोर्ट कोर्ट खेलते रहना। लेकिन मैक्सिमम ये लोग क्या करेंगे, चांसेस यही रखेंगे कि आपस में सुलझा दे, क्योंकि कोर्ट वाला भी यही कहता है भाई सब अगर छोटा मोटा झगड़ा हो कोर्ट में मत लाया करो, आप सुलझा दिया करो तुम लोग। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा नहीं, पहले के टाइम पर तो सुलझा दिया भाई सब, कुछ नहीं हुआ, समझा दिया, बैठा दिया सबको, डरा वरा समझा दिया। आज ऐसा नहीं होता है, आज आपको डराएगा, थोड़ा पीटेगा भी हो सकता है। ठीक है, डराने पीटने के बाद में अब आपसे बोलेगा भाई साहब देखिए, हम आपके लिए इतना कुछ कर दिए हैं, आपके ऊपर केस नहीं चढ़ने दिए, बेल आपको दे दिए हैं। बेल कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास केस चढ़ा भी है ना, तो आपको एज अ लिखित में लिख दिए कि आप कहीं देश छोड़ के भाग नहीं सकते, आपसे गलती होगा, ऐसा कुछ हो गया और आपको बेल देकर छोड़ दिया। केस अगर कोई दोबारा किसी ने उठाया नहीं तो केस दबा रह जाएगा, कभी सामने आएगा नहीं। और अगर वापस से केस उठा दिया किसी ने, तो उसी केस को वापस खोला जाएगा और आपको वापस लिया जाएगा। बेल का मतलब यही होता है। तो पहले का टाइम पर में ना पुलिस का जो डर था ना, पहले था तो पहले तगड़ा लिखे, धीरे धीरे जब पुलिस आई थी उसके बाद में से, तो कभी कुछ कुछ गांव में तो भाई साहब क्या बोले, एकदम रंगदारी चलती है, पूरी रंगदारी, रंगबाज लोग घूम रहे होते हैं। वो बोलते हैं पुलिस पुलिस क्या कर लेगा हमारा, हाँ चल पुलिस के पास में देखते हैं क्या करेगा। तो भाई साहब पुलिस से जब डरोगे नहीं भाई साहब, तो पुलिस भी तो अभी सबसे बड़ा गुंडा हमारे पुलिस ही बन चुके हैं, रंगबाजों को भी रंगबाज बन चुके हैं। कानून व्यवस्था उसके खिलाफ, उसके सामने, उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी चार्ज लगा करके आपको अंदर कर सकता है। उसके पास चार्ज की कमी नहीं, वो पढ़ा है, नियम जानता है वो, और आप उसमें कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। उसके पास में कुछ ना कुछ दूसरा का सबूत होगा, आपके साथ जोड़ देगा, नाम काम खत्म, आप गए आटा के भाव में। सिंपल है ना। सोचो कि अगर डर नहीं होता, अगर लोगों के पास थाना या पुलिस को लेकर डर नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं? लोग यही करते ना कि आपस में कुछ झगड़ा कर लिए, चलते चल थाना, चल देखते हैं कुछ होगा, चल थाना गए, गुड मॉर्निंग साहब, हम दोनों झगड़ा कर लिए हैं, कुछ करोगे? बोलो क्या करना है, बोलता झगड़ा कर लिया। अभी पुलिस वाला सियाना हो गया है, अभी पुलिस वाला ऐसा नहीं सुनेगा। अभी क्या पुलिस वाला झगड़ा कर लिया, वाह वाह वाह, अच्छा बैठो इधर आओ, सामने आओ, दोनों का सुनेगा, देखिएगा कोर्ट में जाने वाला बात है कि नहीं है। बोलेगा नहीं, तो लग रहा है आपसे में खाली मतभेद है। बोले वाह, आप तो दोनों से फायदा उठाएंगे, दोनों को अलग अलग करेगा, दोनों से बात कर लेगा, दोनों को बढ़िया से डरा देगा। ठीक है, तुमको हम साथ निकाल देंगे, उसको भी निकाल देगा, 5,000 तुम देना और 5,000 उधर से निकल, 10,000 आ गया जी कर, बस आजकल का ये टाइम चल रहा है।
ये काम वो बिना पैसे लेकर भी तो कर सकता था, सुलझाना था। अगर ये हमारे समाज को, अगर तंत्र अगर मजबूत रखना चाहते हैं तो भाई साहब तुमको सैलरी नहीं मिल रही है क्या? आप अपने ही काम को करने के लिए आपको सैलरी दे रही है ना गवर्नमेंट, तो उसके बावजूद भी आप क्यों लोगे चार्ज? और अगर आप चार्ज ले रहे हो सामने वाले से, तो क्या आपने को रिसिप्ट काट कर दिया? क्या ये प्रूफ जाकर आपने गवर्नमेंट को दिया कि हमने अगले से इतना 1000 रुपया लिया, इतने पैसे लिए? कोई रिसिप्ट दिया? नहीं। इसको कहते हैं घुसखोरी, सीधा घुसखोरी। हम ये वीडियो डालेंगे, हम कमेंट चाहे जो है हम डालेंगे, ठीक है? पता नहीं कितने लोग खिलाफ बोले ना बोले, हम तो खुलकर बोल रहे हैं, आज बोलेंगे। जो घटनाएं देखी हैं इतने सालों से लेकर के, और रिसेंटली भी हुआ है, तो हम कौन बोलेंगे। इस तंत्र को समझना जरूरी है, और आप लोग इसलिए तंत्र समझा रहे हैं। कभी अगर आपके साथ हो तो तंत्र को समझिए। आज पुलिस वालों ने अपनी इज्जत खुद गिरा ली है। आज जिसके पास पैसा है, भाई तू कैसा है, ये लोग कहते हैं। पैसे से आज इनका तंत्र चल रहा होता है। आज ट्रैफिक पुलिस भी आज 10 रुपए पॉकेट में डालकर ना रास्ता क्रॉस करके निकल जाती है, जहां पर रास्ता में लिखा रहता है कि बड़ा गाड़ी अलाउड नहीं है, फिर भी 10 रुपए का नोट उसके पॉकेट में डालकर निकल जाती है। ये हालत है हमारे आज पुलिस सिस्टम का, ये हालत है ट्रैफिक पुलिस का। सब कुछ है। तो जब ट्रैफिक पुलिस का पर ये हालत है यहाँ पर में कि कोई भी, उसको सभी को पता है, इन लोगों को हिम्मत कहां से मिल रही है? कुछ सोचे कभी? हिम्मत कहां से मिल रही है? हिम्मत दो लोगों से मिल रही है। अगर ये ईमानदार रहना भी चाहे तो ईमानदार ज्यादा देर तक नहीं रह पाते, कारण है उनके ऊपर का सीनियर बात पता रखते नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना कमीशन मिल रहा है। और दूसरा होते हैं अमीर वाले लोग, हम जनता। जिस जनता के पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो पैसे से सामने वाले का मुंह बंद कर देता है, कहता है कि भाई साहब छोटी सी तो गलती है, क्या पुलिस कचहरी खींचोगे, यही मामला सल्टा देते हैं। ठीक है, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, कहां पढ़ते हैं, सैलरी तो आता नहीं हो गवर्नमेंट से, लो रख लो, तुम्हारे बच्चे में किताबों का पैसा मिल जाएगा तुमको, जाओ। इमोशनली थोड़ा सा अटैचमेंट दिया, बच्चों को किताब खरीद लेना। अब ऐसे वो बच्चे के लिए किताब खरीदेगा, खुद के लिए शराब खरीदेगा, वो तो पैसा ही जानता है कहां जाएगा। इंसान थोड़ी जानता है। इंसान तो सोचता है कि हाँ मैं तो अपने बच्चे किताब खरीदने के लिए पैसा लिया, बाद में उस पैसे का यूज क्या करो खुद थोड़ी जानता है वो, बस समझे। तो आज हर रंगबाज लोग, सभी लोग आज पैसे के बलबूते पे इस सिस्टम को आज चला रहे होते हैं। दो गलतियां हम जनता भी गलती करते हैं पैसे के नाम पर में, और दूसरा आज तो लोग मुंह खोल कर मांगते हैं। पहले तो पीछे अभी मुंह खोल कर मांगते हैं, मुंह खोल कर मांगते हैं। ऐसा काम है, आपको अगर सल्टाना है तो इतना दीजिए, हम कर देंगे, कोई भी केस दबा देंगे। यह सीधा कहानी है, इसको क्या कहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, बस समझे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही काम होता है, ये सारे पुलिस वाले जानते हैं, इसलिए सारे पुलिस वालों का कमीशन बना रहता है। वो देखते हैं कि कोई केस कितना स्ट्रांग है, अगर छोटा केस हुआ तो ये लोग ही लिपटा करके, ऐसा ही लिपटा करके लेकर के छोड़ देगा, ठीक है, छोड़ देगा। कई सारे मार्केट में चोर घूम रहे हैं, अगर तंत्र इतना मजबूत है तो आज भी चोरियां क्यों हो रही है? क्या इनको पता नहीं है इस इलाके में कितने चोर रहते हैं? इनको सब पता है। इन सभी लोगों को, जितने पुलिस वाले होते हैं ना उस मोहल्ले, उस जगह, उसको सब पता होता है। एक एक पुलिस का खबर, एक एक पुलिस वाला सब जानता है कि इस मोहल्ले में कौन चोरी करता है, कौन किस तरह का चोरी करता है। कारण ये नहीं कि उसको पकड़ के जेल में उसको रोका जा सकता है, लेकिन रोकेंगे नहीं। काहे नहीं रोकेंगे भाई साहब? क्योंकि दुनिया में इतना लोगों का अगर चोर बना तो रखते चले जाएंगे ना, एक तो उसका जेल फुल हो जाएगा, ट्रांसफर करा दे, फिर भी नहीं करेंगे। कारण वही है, उसको रोज का चीज है। बेरोजगारी बहुत सारा बढ़ चुका है, रोजगार नहीं है लोगों के पास में, चोरियां नहीं करेगा ये तो क्या करेगा? चोरी वो देखा वहां पर में, उसको नशा करता है वो। अगर मान लो कोई ड्रग्स लेता, नशा करता है, इसलिए वो उसको चोरी करता है। चोरी करके जो पैसा आता है उस पैसे से वो ड्रग्स खरीदता है, ड्रग्स खरीद के खुद को इंजेक्शन मारता है। मान लो कल को पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल दी, रोज ड्रग्स का एडिक्टेड है वो जाएगा तड़प तड़प के, वो अपना जेल में ही मर जाएगा जाकर के। कल को होकर क्या होगा, पुलिस वाले पे ही केस हो जाएगा कि तुमने मार दिया। बोलो भाई हम थोड़ी मारे, चेकअप करा लो तुम बैठ करके, ड्रग्स का कारण मारा गया। जब उसको पता था ड्रग्स का वगैरह मारा गया तो डॉक्टर पास क्यों नहीं लिया? उतना सारा कौन इंतजाम करेगा लोग? तो कई सारा कुछ ना कुछ आलसीपन, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ चीजें, हमेशा गलतियां रहती है किसी ना किसी चीज में। किसी एक का दोष नहीं है, कई बार जनता का भी दोष होता है, और इसको रन करने वाली ऊपर में नेताओं का। ये लोग ऐसा कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करती है। इनको सबको पता है कि कौन सा क्या चोरी करता है। ये लोग चाहे ना, अगर पुलिस वाले के पास इतना कंट्रोल है ना कि 1 घंटा में कोई भी चोरी किया हुआ चीज को पता कर सकते हैं, 1 घंटा में जिस भी इलाके। बस आपको क्या करना है कि जिस समय चोरी हुआ ना उस समय आपको तुरंत थाने पहुंच जाना है। आप 1 घंटा पहुंच के दिखा दो थाने के पास में, वो 1 घंटा अगले 1 घंटा में ढूंढ के दिखा देगा, अगर सच में वो दिखाना चाहता है तो। अलिस नहीं होगा। हर तंत्र को संभाला जा सकता है, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि जिसको क्या कहें हम, घूस के पैसे से खाने की आदत हो चुकी है। वो जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मजा है। आज भी लोग, पता है आज भी लोग, अगर आप थाने में जाओ ना, और कोई अगर अमीर पहुंच गया ना, कोई गलती करके अगर मंच पड़ गया, मान लो किसी को ठोक दिया हो रास्ते में,
और उसको थाना लेके आ गया हो, कोई ईमानदार पुलिस लेकर आ गया हो, ईमानदार पुलिस को वहां पर बोल रहा है तू घूस नहीं लेता, बोलता नहीं मैं पूरा ईमानदार हूं, तो तू पुलिस में क्या कर रहा है? बात समझे? तू घूस नहीं लेता है तो तू पुलिस में क्या कर रहा है तू? ये सवाल है उसकी तरफ। जो ईमानदार होता है वो पुलिस में होता ही नहीं है, वो उसका कहने का तात्पर्य है। ये जनता में इमेज हम लोगों ने ये लोग खुद तैयार किया है, और इनके ऊपर में जो सीनियर्स होते हैं वो करप्ट होता है, उसके नीचे वाले को दबा दिया जाता है, इसलिए सब चले जाती है, दब खत्म। कहा गया वो कमिटमेंट जो तंत्र को जब धारण कर रहे थे, तंत्र को जब ले रहे थे, तो कहा गया था कि मैं अपने तंत्र के संविधान को मानकर तो कसम खाता हूं कि इस तंत्र को मैं ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करूंगा। वो कहां गया वो वचन, वो कसम कहां गया? वो कसम गया पानी में। फिर किस बात का ये रैंक मिलता है, किस बात का? कोई हक नहीं है फिर ऐसे सिंबल लगाने का, कोई हक नहीं है इनको। सबसे बड़े गुंडे बनकर ये लोग घूम रहे हैं हर जगहों पर। आज आप किसी भी पुलिस थाने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अगर एक भी ऐसा थाना मिल जाए ना जहां पर घूसखोरी नहीं चलती है, तो आप मुझे बता देना, आप ऐसा सिंगल थाना भी नहीं ढूंढ पाओगे ठीक से। शायद ही कोई एक आध होगा आदम पुरखों का जो, लेकिन आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। सालों पहले कभी ईमानदारी होती थी, आज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा सीनियर अगर मान लो कि अब एक थाना में एक लोग थोड़े रहते हैं, 40-50 लोग रहते हैं, अब एक घूस नहीं ले रहा तो उसका मतलब थोड़ी कि पूरा लोग नहीं ले रहा होगा, एक नहीं ले रहा बाकी 49 तो ले रहा है। बस समझे? बिहार कहानी समझाएंगे धीरे धीरे। तो एसआई के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद एसीपी, और एसीपी के तरह ही डीएसपी बने। देखो ये ऐसी टोपी हुआ करती है कभी कभी इस तरह के, और यहां पर ऐसा एम्बलम होता है, और यहां पर एज अ लीफ की तरह होता है। और डीएसपी से बड़ा, अब देखो कई बार ना ये हुआ आपके पास में, अच्छा यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये क्या हुआ, ये सब कुछ स्टेट लेवल पे हुआ। यहां से स्टार्ट हो रहा आपका, समझो कि एक क्या कहें हम, आईपीएस लेवल की डिग्री, यानी उसके बाद में यहां पर आईपीएस भी लिखा आएगा यहां से धीरे धीरे। ठीक है, आईपीएस में कई सारी कैटेगरी है, कई सारी कैटेगरी है। सबसे नीचे में यहाँ पर डीएसपी है बड़े बड़े कामों के लिए, उसके बाद में आएगा एएसपी, उससे बड़ा देखो आईपीएस यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 रैंक है वहां पर, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही डीएसपी जैसे ये भी है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी, क्या लिखा हुआ है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी ये भी असिस्टेंट किसका? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। समझ रहे? डीएसपी एएसपी भी सेम सेम है। इससे हाँ, इससे थोड़ा ताकत ये रखता है एक्स्ट्रा, ये भी बोलेंगे दैट बिकॉज इसको आसानी से कहीं नहीं भेजा सकता है, इसीलिए हर जगहों पर अपनी अपनी रैंकिंग है। एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहां पर इसका भी 3 स्टार है और आईपीएस का टैग लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं और देखो अभी आप, ठीक है, उसके बाद आता है उससे ऊपर, इसको कहते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी अभी भी एसपी नहीं हुआ, ये एडिशनल एसपी है, यानी कि इससे बड़ा, एसपी से बड़ा होता है। प्रमोशन होगा तो जाकर के आप एडिशनल एसपी बनते हैं। एडिशनल एसपी में सबसे खास बात, स्टार को हटा करके एक अशोक का स्तंभ लगाता है, उससे ज्यादा पावरफुल अशोक का स्तंभ लगाया जाता है। एम्बलम देख रहे हो, एक एम्बलम लगा हुआ है, आईपीएस लिखा हुआ और एक एम्बलम लगा हुआ है, देखा? इसकी वैल्यू और ज्यादा होती है, वो है एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के बाद जैसे प्रमोशन होता है आपका, इसके पास भी यहां पर अपना बेल्ट है, ठीक है, और इसके अलावा जो प्रमोशन होता है, इसके बाद जो प्रमोशन होगा, तो एडिशनल एसपी के बाद में बनते हैं एसपी, जिसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहां पर एक स्टार और एक अशोक का स्तंभ रहेगा। यानी पिछले में क्या था, एक अशोक का स्तंभ, उसे एक स्टार एक्स्ट्रा आया, एक अशोक का स्तंभ और एक स्टार आया, एक एम्बलम और एक स्टार आया, इसको कहते हैं एसपी। ये हुआ उस लेवल का एसपी। कुछ कुछ फोटोज का यूज कर रहे हैं, वो फोटोज ज्यादातर गूगल्स पे किसी भी पुलिस अधिकारी का डायरेक्ट फोटो अवेलेबल नहीं करता है, जितना भी पॉसिबल हो पाया है हम कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश किए हैं। अनलेस किसी का भी अलाउड नहीं है कि आप गूगल पर सभी जितना पुलिस वालों का चीज नहीं, वो सब कुछ सब प्राइवेट, सब सीक्रेट होता है सब, ठीक है। तो फिलहाल ये सब लोग जिनका नाम लिखा हुआ, ये लोग कभी आईपीएस रहे हुए हैं या अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आईपीएस भी है, लेकिन मतलब ये आईपीएस के पास भी, ये आईपीएस कैटेगरी के एसपी में आते हैं, ओके, व्हिच इज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये कहते हैं एसपी है ये, ओके। और एसपी ध्यान रहेगा ना, एसपी का रैंक क्या है, एक स्टार और एक एम्बलम। एसपी से बड़ा अगर प्रमोशन होगा, तो एसपी से बड़ा प्रमोशन होने के बाद आप पहुंचोगे डीसीपी। अच्छा, कई बार मैंने एसपी और डीसीपी का ना ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा कैटेगरी अभी कहा ना सेम उससे पहले वाले में। एसपी क्या होता है, एसपी को किसी भी इलाके में भेजा जा सकता है, लेकिन जैसे डीएसपी बनता है, डीसीपी बनता है ना कोई भी, तो डीसीपी को मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े सिटी में खाली भेज सकते हैं, छोटे छोटे जगह पर नहीं भेज सकते, इसलिए इसका रैंक ऑलमोस्ट सेम सेम रहता है, बस थोड़ा सा पोजीशन अलग होता है, इसको कहते हैं डीसीपी,
stands for the Deputy Commissioner of Police. Deputy Commissioner of Police. ओके, उधर कहां देख रहे हो? इधर तो हाँ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब ऐसा बोले, ऐसा बोले हाँ, चैन से जिंदगी जीना है तो तंत्र को एक बार देख लो। ठीक है, तो ये है डीसीपी विच इज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। एक स्टार, एक अशोका स्तंभ आईपीएस कैटेगरी में। इसके बाद जाते हैं एसएसपी। कौन है ये? एसएसपी। इनके पास में डबल स्टार है और एक अशोका स्तंभ है, उससे ज्यादा पावरफुल। प्रमोशन के बाद में फिर बनते एसएसपी। अभी इससे पहले क्या था? ध्यान देखो, इससे पहले क्या था? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इससे पहले क्या था? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। बताया था कि ये, ठीक है, देखो ये दिख रहा है नहीं, डीसीपी सेम सेम। देखो इस एसपी से ऊपर सीनियर, उसी को कहते हैं एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये है एसएसपी, जहां पर इसके पास में एक अशोका स्तंभ और 2 स्टार रहेंगे। रैंक से पहचान सकते हो कि उसकी ओहदा, उसका पोजीशन क्या है। एसएसपी में इन लोगों के पास में अपना कैबिन मिलता है। इन लोगों को अपना कैबिन पुलिस थाने में, एकदम एसी वाला रूम, बढ़िया अच्छा सा टेबल मिलता है इनको काम करने के लिए। ठीक है, वही बात होता है। ये लोग क्या होते हैं भाई साहब, ओहदा बड़ा है ना, तो बाहर घूमते नहीं फिरेंगे लोग। ओहदा बड़ा है ना, इसीलिए जब भी निकलेंगे भाई साहब, जो भी इसके छोटे छोटे जितना भी सब जुड़ने बैच लोग हैं, सब घेर लेंगे, सबको आ जाएंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा है एकदम। अरे भाई चला चपटा लो, क्या बोले। एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो बनते हैं डीआईजी। क्या बनते हैं? डीआईजी बनते हैं। यहां पर स्टार देख रहे हो कितने? 3 स्टार है और एक अशोका स्तंभ। पट्टी थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, समझ रहे हो? ऐसे सजाया जाता है। इसको बोलते हैं डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बोलते ना ये जनरल है ये, तो ये आता है हमारे पास में डीआईजी। ठीक है, और अभी बताया कि डीआईजी प्रमोशन होने के बाद कोई एग्जामिनेशन अच्छा पास करके भी डायरेक्ट इस पद तक पहुंच सकता है, कम उम्र में भी बना जा सकता है। ये बस जितना तरीके के एग्जामिनेशन आप अब देते जाओगे, कॉम्पिटिशन फेस करते जाओ, देते जाओ, आते चले जाओगे। ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका, आपसे तरह का सवाल करेगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, ऐसी थोड़ी। फिर आपको बनाया जाएगा डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन कई लोग प्रमोशन होकर ही ज्यादातर पहुंचते हैं। ओके, अच्छा काम करेंगे उसके बाद से। ओके ये देखो, देख रहे हो ये सब दिख रहा है, ये सब टैग लगा रहता है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो ना, तो ये सम्मान से कोई ना कोई नेता आके आपको लगाता है एज अ बैच। अशोका स्तंभ यहाँ पर में ये भी लगाता है कभी कभी। ये सब होता है ना, कभी किसी को अवार्ड मिला, अर्जुना पुरस्कार मिला किसी को, ये सब यहाँ से लगता है। अर्जुना पुरस्कार मिलता है बहादुरी के लिए मिलता है। कोई अगर बहुत अच्छा काम करेगा, बहुतों की जान बचाएगा, अपनी जान जोखिम में डालकर बचाएगा, तो उसको अर्जुना पुरस्कार दिया जाता है। समझे? तो ये है डीआईजी। ये क्या है? डीआईजी, इसको कहते हैं द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या कहते हैं? बुद्धिम क्या है कि नहीं है? डीआईजी से नीचे में कौन आया था? एसएसपी। एसएसपी उसमें डीसीपी, सेम सेम कैटेगरी का था। फिर क्या था? एसपी। उससे नीचे कौन आया था? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देख रहे हो कितनी सारी कैटेगरी है पुलिस के? बुद्धिम जा रही है? पुलिस की कितनी सारी कैटेगरी है। पुलिस की कई तरह की कैटेगरी होती है। डीआईजी तक हो गए। डीआईजी से बड़ा, डीआईजी से भी बड़ा कोई होता है? हाँ होता है। डीआईजी से भी बड़ा प्रमोशन होने के बाद जिस पोजीशन पर, जिस पद पर पहुंचा जाता है, उस पद को हम लोग कहते हैं आईजी। क्या कहते हैं? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो क्या था? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी ये कोई भी चीज होगा तो उसके पास, अगर इसके नीचे में जितने भी लोग हैं सब इसको खबर करेंगे। कोई बड़ी बात हो गया तो ये जाकर के इसको खबर करेगा, आईजी को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसका रैंक देखना, इसके पास रैंक रहेगा तलवार। एक तलवार है, एक स्टार रैंक, विच इज आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये है आईजी। बुझ गया? आईजी। कई बार में कैप आपको डिफरेंट में मिल सकता है, वो स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, मेन रैंक से होती है बात। यहां पर में देखो, यहां रैंक लगा हुआ है, दिख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी और भी लगता है। वो बता रहे भी कैसे सुखास्तंभ भी कभी मिलता है, वो बताते हैं। आईजी के अलावा भी आएगा अभी। तो देख रहे, ये आईजी है। ये मीडिया लोग का सामना पहले ये सबको करना पड़ता है। डीआईजी, आईजी, ये लोग पहले मीडिया घेरती है। एसपी वगैरह होगा तो केस में अगर शामिल है तो चल चलते घेरेगी। इसकी लोग तो बैठ कर इंटरव्यू देता है मीडिया के सामने। आईजी से भी बड़ा होता है। आईजी से भी अगर प्रमोशन होकर के आगे बढ़ती है तो आईजी के बाद अभी यहां पर आती है कैटेगरी, इसको बोलते हैं एडीजीपी। इतना भयानक नाम, एडीजीपी।
कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, डीआईजी, आईजीपी, एडीजीपी, डीजीपी, इसमें बड़ा कौन है भाई? सब लाइन से आगे रख दिया आपके लिए, ठीक है। तो डीआईजी से बड़ा सब है, ये सब कैटेगरी आईजीपी, एडीजीपी, डीजीपी, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम ही आते हैं, इसलिए कहीं नाम दिया एडीजीपी, ठीक है। एडीजीपी इसका पूरा नाम है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जान रहे एडीजीपी को हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, तो इज अ सीनियर रैंक इन द इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। जाना कि आईपीएस का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस। इस आईपीएस से जुड़ा रहता है, पूरी आईपीएस की कैटेगरी है ये। आप लोग कोई बोलते हैं ना कि बेटा आईएएस आईपीएस बना करो, आईएएस आईपीएस बनो, आईपीएस में बहुत सारी आती कैटेगरी, किस लेवल का बनोगे उसके बाद डिसाइड होता है। कोई भी आईपीएस बनता है सबसे पहले तो नीचे कैटेगरी का ही बनता है, उसका प्रमोशन होकर ऊपर जाता है, और अगर प्रमोशन होगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। इन सबका सैलरी में बहुत अच्छे, अगर किसी कांस्टेबल का अगर सैलरी जाओगे बाबू, तो आपको अंदाजा नहीं है, किसी कांस्टेबल का सैलरी भी ना तो 25,000 से स्टार्ट होता है, कुछ बहुत ही नीचे वाले जाओगे तो 10,000, 12,000, 15,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लेकर के वो 40,000, 50,000, 60,000, ठीक है, ऑलमोस्ट 80,000 तक कांस्टेबल की सैलरी जाती है। हेड कांस्टेबल होगा तो ऑलमोस्ट 90,000 तक भी जाता है, 1 लाख भी पहुंचा है अभी, ठीक है। इंस्पेक्टर जाओगे तो सब 1 लाख से पार ही जाओ, वो भी देखेगा, उसके बाद भी डिसाइड कर सकता है। अगर मान लो कि अगर आपकी हरकतें कुछ ऐसे नहीं अच्छी नहीं है, तो आपको फिर उसका जो आप सीनियर आपसे काट भी सकता है, कुछ ना कुछ करके आपको फाइल मार देगा, कंप्लेन करके आ सकता है उसके बारे में। खैर, इन सब का सैलरी 1.5-2 लाख से स्टार्ट होता है, 2 लाख से ऊपर ही जाओ, ठीक है, ऊपर जाओ हमेशा स्टार्ट होता है, ठीक है। सोचो ना इतनी लेवल में जाकर, पता है यहां पर आज लोग तंत्र में आते क्यों हैं? तंत्र में आने का सबसे पहला मकसद पता है क्या होता है? ऐसा नहीं है कि तंत्र में आने का, नहीं, यहां पर सबसे बड़ा चीज होता है पावर। किसी के पास पी फॉर पावर होता है ना, तो पी फॉर पैसा इतना आता है कि कोई पूछ नहीं सकता है। क्यों लोग नेता बनना चाहते हैं? क्या भाई, सब पैसा ज्यादा नहीं है? पैसा इनसे भी कम सैलरी होता है नेताओं का, 45,000 शोषण नेताओं का, सच है ये। प्रेसिडेंट का भी इतना ही कम सैलरी, 1,20,000 के आसपास कुछ है। तो भाई सब नेता क्यों बनना चाहते हैं लोग? बोलो। नेता बनने का सबसे बड़ा फायदा होता है आपके पास है पावर, और पावर के पास जहां पावर है वहां पैसा बहुत है, इनसे ज्यादा पैसा है। कैसे? बोलो कैसे? आप मान लो कोई बिजनेसमैन है, आप मान लो कोई बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के तहत में अगर आप आया बोले कि हमको इस जगह पर हमको बिजनेस बड़ा करना है, मतलब बड़ा खोलना है, हमको कंपनी खोलनी है, फैक्ट्री लगानी है, हमको कई तरीके का डेटा, हमको कई तरीके का डॉक्यूमेंट पे चाहिए सिग्नेचर। जिसके पास पावर है वो फट से करा के ला के दे देगा, देगा ना, कोई वेरिफिकेशन नहीं। ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर में ही नेता लोग है, नेता लोग जाकर के ऑर्डर देंगे, ये लोग फट से साइन करके भेज देंगे, सिंपल, बिना कोई हकीकत का। अब बताओ, नेता किसी को हुक्म देगा, अपना पावर का यूज करके किसी को बोलेगा इसको साइन करके दे दो, तो ऐसी बोलेगा बिना माल खाए? नॉट पॉसिबल, समझे? उसकी आधी नहीं, 3 साल का सैलरी एक बार में दे देगा सामने वाला, जिस बिजनेसमैन का सारा काम करके दे रहा है। हमारे आज देश में ना गन लेना के लिए, गन समझे ना, गन, बंदूक, हमारे देश में कोई भी इंसान बंदूक लेकर घूम सकता है। 15 डॉक्यूमेंट खाली चाहिए, जस्ट 15 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको गन का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कंपनी, फैक्ट्री, बिजनेस खड़ा करना होगा ना आपको, तो 15 नहीं 50 डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब पे सिग्नेचर कराना होगा आपको, बहुत तरह का फिर खर्चा आएगा, उसमें से कुछ अगर होगा तो कमी निकाल देगा। इसलिए मैक्सिमम जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां होती है लगाती है ना, सबसे पहले नेताओं को पकड़ती है। बोलते भाई साहब, आप अगर बोलेंगे एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या करेंगे? बोले हमारी बेटी की शादी हो रही है। बोला हाँ हाँ, बोले इन्विटेशन आना है आपको भी, ठीक है, नहीं समझे? अरे भाई साहब, हमारी बेटी की शादी हो रही है, आपका काम करवा देंगे, हमारे बेटी की शादी का जो खर्चा उठा उठा लीजिए बस। है, सोचे हैं कि बेटी की शादी में कम से कम नहीं भी तो 7-8 करोड़ तो खर्चा करेंगे ना। आप कंपनी खड़ा करेंगे, कौन सा कंपनी वैसे आपने बताया? लिकर का, अच्छा समझ में आ गया, ओके, लिकर समझ आ रहा है? शराब की फैक्ट्री खोलोगे, 7-8 करोड़ क्या 70-80 करोड़ भी डिमांड होता है, ठीक है। बोला आप हमको 7-8 करोड़ दोगे भाई साहब, 5 साल में तो वसूल लोगे पूरा, 4-5 साल उससे ज्यादा ले लोगे। देती है, करोड़ों का लेन देन होता है, सब कैश में होता है, कैश में, इसलिए बोलते हैं ना कैश है तो ऐसा है, कैश में होता है काम, ठीक है। इसलिए आज बहुत कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं कहां तक जाकर, सीधा बोल रहा है, टैक्स सीधा कर रहा है, जो है सो है हाँ, ओके। हाँ, अगर होगा तो आप लोग कम से कम, ये वीडियो चला जाएगा, हो सकता है उस दिन में, हो सकता है हम डाल देंगे इसको, शेयर करें, ठीक, शेयर करें तो
दें सबको एकदम बढ़िया से। इसीलिए इस पद का फायदा यह है कि जन के लिए किया जाए, जनता के लिए किया जाए, तो हमारी संस्कृति, हमारा कानून व्यवस्था बचा रहेगा, हमारा तंत्र बचा रहेगा। अगर हमारे ही भारत का तंत्र ही नहीं रहा, कभी सोचो, अच्छा यही तंत्र हमारे बॉडी के सिस्टम में भी है, गौर करना, सबके पास ब्रेन से कनेक्शन फैला हुआ, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, है ना। हर इंसान के अंदर में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, बॉडी को रेगुलेट कर रही है। क्या हुआ? कोई बात नहीं है, सुनते रहो धीरे धीरे, ठीक है। तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है नर्वस सिस्टम के थ्रू से। तो सोचो नर्वस सिस्टम में इतना कुछ उसके पास है। अगर सोचो कि अगर नर्वस सिस्टम कल को होकर, अगर आपका नर्वस सिस्टम, मान लो कि आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया, अब आपका नर्वस सिस्टम ब्रेन को बता रहा है गर्म नहीं है, ठंडा है, ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम। तो क्या वो नर्वस सिस्टम ठीक कर रहा है? इस गलती के लिए क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा? किसी गर्म तवे को छू दिया है वो, हाथ जलेगा ना, ऑर्गन बेकार हो सकता है, ज्यादा जल जाएगा, काम नहीं कर पाओगी इस हाथ से। तो हमारी नर्वस सिस्टम का ये गलती, ब्रेन तक अगर गलत तरीके का इंफॉर्मेशन पहुंचा, हमारी बॉडी को नुकसान होता है, इसलिए गलती नहीं करते हैं। हमारे भीतर का नर्वस सिस्टम कभी गलती नहीं करता है। अगर नर्वस सिस्टम गलती करना स्टार्ट कर दिया तो उसको बोलेगा भाई साहब यू आर एन मेडिकल, आपको मेडिकल कंडीशन का जरूरत है, आप जाइए डॉक्टर के पास में, आपको डॉक्टर की जरूरत है, आप डॉक्टर से इलाज कराइए पहले। तो कुछ सोचो ना भाई साहब कि अगर हमारे इंसानों के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो गलती करे तो इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन ये हमारे भारत का सिस्टम है, तो क्या भारत को नुकसान नहीं होगा? कितनी बार हाथ जलेंगी भारत का, कितनी बार सर कटेगा, कितनी बार लोगों के ऑर्गन्स कटेंगे, कितनी बार देशों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जितना नर्वस सिस्टम का सम्मान आप अपनी बॉडी के अंदर करते हो, आप चाहोगे हमेशा कि आपके भीतर का नर्वस सिस्टम आपके प्रति ईमानदार रहे, आपके दिमाग तक कोई गलत डेटा पहुंचाने ना पहुंचे, और अगर गलत पहुंचा दिया गया तो क्या होगा? डैमेज होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही तंत्र हमारे भारत को चला रही है, जो ये लोग चला रहे हैं, यही लोगों हिस्सा है। इसी में से कोई सेंसरी नर्व, कोई मोटर नर्व, कोई इंटरकनेक्टेड नर्व, सब है इसमें, पार्ट पार्ट में सब बटे हुए हैं। यही लोग अगर हरकत गलत करेंगे तो हमारे भारत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इन लोगों से दरख्वास्त तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रलय आएगी, इनके बाद चला जाएगा, ये कहानी है। लेकिन सबसे पहले क्या ना, सबको अपना ही पेट भरना चाहिए। कानून जान करना, कानून का गलत उपयोग करना, ये तंत्र के खिलाफ है। ये लोग कानून जानकर कानून से ही खेलते हैं, कानून में रहकर ही दगाबाजी करते हैं, और कोई इनको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सबकी मिलीजुली सरकार रहती है, समझे। इसीलिए पहले, आज भी कई लोग थाना पुलिस करना नहीं चाहते हैं, यही सब कारण से, क्योंकि भाई साहब झूठ मूठ का हम लोग झगड़ा करके आए हैं, तो रोक 5,000 नुकसान लगेगा, हम लोग लगेगा 5,000, ले 10,000 होकर फायदा, इसी को फायदा है, इन्हीं का फायदा है ना। वो पुरानी स्टोरी बचपन में कभी सीखा था हमने, 2 कुत्ते 2 बिल्ली लड़ रही थी, बंदर आया तराजू लेकर आया, एक ही रोटी के लिए लड़ रहे थे, है ना। बंदर आया, दोनों में आधा आधा करके डाला, इसमें से अगर ज्यादा हो गया तो तोड़ के खा लिया, इन्हें किसमें डाले ना, वो तो खाएगा। खाते खाते दोनों को रोटी साफ कर दिया, कभी बराबर हुआ ही नहीं, 2 बिल्लियों में बंदर हाथ मार के चला गया। ये कहानियां बस हम लोग किताबों में बंद करके रख दी, उसका मतलब आज तक नहीं समझे। उसका मतलब था ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कई बंदर लोग ऐसे बैठे रहेंगे, दिखा नहीं, अरे अभी दिखेगा, ठीक है, कई लोग दिखा रहेंगे, एक सब। हम इनके तस्वीर पर कभी अटैक नहीं करना चाहेंगे कि यही लोग हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते। हम अधिकारी के बारे में, उस पोजीशन को बोलना चाहते हैं कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा ना उठाएं। अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर जो भी काम करते हैं, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तिरंगे को हाथ लगाना छोड़ो, ये एम्बलम पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन वही बात है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा आज कानून अंधा सच में हो गया है। वो कहता है ना कि जाति प्रथा नहीं देखते हैं, आज वो सब देखा जाता है, आज पैसा देखा जाता है, आज क्या नहीं देखा जाता है, तो वह है सच। आज सच को छोड़कर सब देखा जाता है, सच को नहीं देखा जाता है। आज झूठ बलवान है, सच कमजोर है। कुछ कहावतें हैं ना कि सच परेशान हो सकता है, सच परेशान के बाद ना उसको मिटा भी दिया जा सकता है आज के टाइम पर, ठीक है। यही बात है, आज देश में सबसे बड़े गुंडे के रूप में पुलिस जैसे कर्मचारी घूम रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ही अपने तंत्र को नहीं जानते। हम जनता होकर हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे पास अपना स्वयं का क्या क्या अधिकार है, नहीं जानते हैं।
क्योंकि हम लोगों ने कभी संविधान को पढ़ा ही नहीं, संविधान को पढ़ा ही नहीं कि आपका क्या अधिकार है। अगर आपका अधिकार पता होगा ना तो आप ऐसी चीजों से दूर रह सकते हैं, ऐसी चीजों खुद को बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन लोगों से प्रेशर ज्यादा रहेगा ना, केस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको पीस ही दिया जाएगा, छोड़ा कोई नहीं पाएगा फिर। ठीक है, इसलिए जब इनके पास कोई केस आता है तो दो नजरिए से पहले लोग देखते हैं। अगर केस समझ में आया तो बात ठीक है, कोर्ट में भेज देंगे, नहीं समझ में आया तो खुद रख लेंगे, नहीं समझ में आया तो भेजेंगे कोर्ट में। केस समझ में आ गया क्या केस है, तो आपस में सुलटा लेंगे, थोड़ा साइड में इसको डराएंगे, थोड़ा साइड में उसको डराएंगे। डराने का लेवल बहुत एक्स्ट्रा लेवल। मान लो दो आ गए, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसी कारण समझ में आ गया तो आपस में कहीं लड़ रहे हैं, बस अब आएंगे, साइड हो जाओ। ठीक है, देखो उसका केस बहुत स्ट्रांग है, इसको डराएंगे, उसके खिलाफ साइड में केस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तुमको 6 साल का जेल होगा, 6 साल का जेल होगा, 2 लाख रुपया पेनल्टी लगेगी। मंजूर हो तो बोल दो। 6 साल पता है कितने होते हैं? ये बात को फील कराने के लिए अगले जो आएगा ना, सबसे पहले उन लोगों से पहले डर के बात नहीं करेगा, उसको बैठा के छोड़ देगा। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, कोई बातचीत नहीं, जहां बात करे तुम खींच के लगा, चुप बैठ, बात करने बोले अभी बिजी हम लोग, केस अब बैठ, एकदम बैठा रहा एक जगह पे। कुछ इंसान में सबसे ज्यादा खुरापाती क्या है ना, उसको खाली जब जिस इंसान को बोलते ना ये काम मत कर, उसको वही करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। और इस टाइम पर किसी को शांत बैठ जाओ, उसको हो ही नहीं सकता, वो दिमाग अपोजिट ही काम करेगा। अब वो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, एक दिन 24 घंटा भी अगर किसी को बैठा करते वो 24 घंटे में। इसीलिए ना पहले जाकर ना पुलिस लोग कभी साफ सफाई नहीं करेगा ना, पहले जाकर कभी किसी को नहीं बोलेगा, पहले करेगा क्या, पहले बैठा देगा, बैठा कर छोड़ देगा। इंतजार करो, इंतजार करने के बाद जब उसकी हिम्मत टूट जाएगी तो फंसा कर बैठा दिया है, अभी बाहर रहते कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। अब उसके मन में एक ही बात चलेगा, बस यहां से निकल जाए। क्योंकि भाई साहब अगर आपकी इच्छा हुआ है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से निकल जाओ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे करो तो पुलिस वाला फिर जेल के अंदर डाल देगा फिर। तो मैं अपनी मर्जी से, काम पूरा हुआ, जा रहे हो, नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप बोलो बाथरूम से आ रहे हैं, बोला बाथरूम, रुको हवलदार इधर आओ, इसको बाथरूम करा के आओ। बोलता अरे भाई बगल में हम करा आ जाएंगे। बोले ना कानून तुम जानते हो ना, हम। बोले इतना भरोसा नहीं है, हम बैग लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ लगा रहे वहां पर रखा हुआ है। बोला फिर भी हवलदार, अब उसका हाथ पकड़ के हवलदार उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, बाथरूम के अंदर हवलदार जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर, ना बाथरूम के अंदर जाएंगे। बस भीतर से भागे तो जाएंगे। अब हवलदार क्या है ना, वो जहां बाथरूम कर रहा होगा उसको वहां पर ही सेम खड़ा रहेगा पीछे में, साइड में। ठीक है, 2 मिनट पूछ लेगा, हुआ? हाँ हो गया, जल्दी करो, चलना है फिर वापस, हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेगा कि, फिर बोलेगा थोड़ा हाथ धो ले इधर में। बोलेगा क्या जरूरत है, टाइम लगेगा, अभी उनको जल्दी पहुंचाना है वहां, ऑफिसर चलाएगा हम पर। तो फिर से मना बोले भाई हाथ धोने दे, अब हाथ धो लिया। ठीक है, अब हवलदार को भाई बोलेगा क्या करा तू, बोल, कुछ बात कर। बोलता बात कैसे करे, कहां से बात करें, अरे भाई क्या हुआ, खैनी नहीं चाहिए, बोलो बना के दे रहे हो। तरीके हैं बात करने का। ठीक है, एक्टिंग उनका है, समझिएगा तब तो, जो समझदार हो समझ जाएगा, ओहो जेब ठंडा हो रहा है, गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसका फिर पूछेगा पॉकेट में कैसे है, किसी के पास है, किसी से मंगवाओ। ठीक है, किसी से मंगवाओ, एकदम फोन देगा एकदम बात करने के लिए, अपना फोन देगा वो, लो नंबर याद है किसी का, मंगवाओ, हम बात कर रहे हैं, ऑफिसर से बात कर लेना, टेंशन मत लो। ऐसी तरीके की चीजें बहुत तरह चलती है। ठीक है, तो पहले आराम 24 घंटा बैठा देगा, जब बड़ा से जाएगा एकदम भाई एक तो कंप्लेंट करने आए थे, हमरे फंसा के रख दिया है। क्योंकि पहले आते के साथ आपका पूरा चीज सुन लेगा, वो समझ लिया ये तो यहाँ पर लुटाने आया है। उसको रोक करके पहले उसका हिम्मत तोड़ देगा, इंतजार करा करके, जब हिम्मत टूट जाएगी तब जाकर उसको साइड में लेकर जाएगा। 6 साल तुमको अंदर। बोला यहाँ 24 घंटा यहाँ पहाड़ लग रहा था, 5 घंटा, एक घंटा लग रहा था कि जन्म काट रहे हैं, 6 साल। अब बंदा डर जाएगा, बोलेगा सरकार, हाथ जोड़ रहे हैं सरकार, आप पैर भी पड़वा लीजिए मेरे से, सरकार अंदर मत डालिए, हम लोग आपस में सिलट लेंगे। बोला इसे कैसे आपस में सिलट लोगे, लेटर लिख कर दो, क्या आपस में सिलट लिए हैं, लेकिन सिलटाने वाले हम लोग हैं, पुलिस वाले, हमारा कुछ खातिरदारी करो। पूरा सिलटा लेंगे, आराम से लिख लेंगे, लेटर उठे सबमिट कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आपको बेल दिलाएं, आप में सुलह करा दिए अलग से, तो 6 साल करा देते हैं, उसको इसके खिलाफ भड़काएगा, इसको उसके खिलाफ भड़काएगा, दोनों से साइड करके बात करेगा, दोनों से पैसे ले लिया, काम खत्म, जाइए, हो गया, कल फिर से आइएगा। तो चाहते हैं भाई सब झगड़ा करो, तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे तो भाई पुलिस वाले में, थाना में जाकर ना आप लोग जाकर देख लो, वहां की दीवारें ना ऐसी भी तुम लगेगा अभी गिर जाएगी, एकदम से गिर जाएगी एकदम। लेकिन वही अगर किसी सीनियर ऑफिसर जाकर देखो, लगेगा बाबा तो इतना बड़ा एसी रूम है, एकदम लगता है किसी बंगलों का, तुम किसी बड़े बिजनेस का कैबिन आए हैं। सच बता रहे, आप कभी सीनियर ऑफिसर जाकर देख जाइए, उसका तो अपना कंपार्टमेंट होगा, फुल एसी, एकदम ठंडा रहेगा, तो हीटर चला रहेगा, पूरा एकदम चमचम आते के साथ एकदम लगेगा बाप रे क्या गंद, क्या स्मेल आ रहा है, एकदम बढ़िया से खुशबू आएगी उसके अंदर।
ठीक है, किसी को जल्दी अलाउड नहीं है, वहां पर चेयर एकदम लग्जरी चेयर लगा रहेगा हर चीज का बैठने का, ठीक है। और वही जहां पर एएसआई बैठा हुआ है, जहां पर, वहां जाकर देखो वही टूटा फूटा कुर्सी, वही दीवार गिर रहा है जैसे लग रहा है, रंग सब एकदम खत्म एकदम, ठीक है। थाना का नाम पर धब्बा है, थाना का नाम, उसे थाना बोलना ही नहीं चाहिए। एक तरफ बोलते नहीं, एक तरफ जो होता नहीं, वो क्या कहते हैं, वो शराब बेचता है, शराब के बाहर में जो लोग पीते हैं जिस जगह पर बैठकर ना, वो इलाका और वो थाना के इलाका दोनों एज इट इज सेम दिखता है। फर्क बस इतना होता है, यहाँ पर आम जनता होता है बिना ड्रेस का, यहाँ यूनिफॉर्म में होते हैं, बस इतना सा फर्क होता है, इतना ही फर्क होता है, क्या बोले। अफसोस है, इतना कुछ हम बोल दिए, बकेंगे आज, तो बकेंगे आज, जरूरी है उसके लिए, तो सच्चाई वो बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, ऐसी हरकतें हैं ये, ठीक है। मेरी बात अगर गलत लग रही बाबू, जाकर देख कर आई जाइए, आपके आसपास कोई भी थाना है, जाकर विजिट करके आए, आपको सच पता चल जाएगा, ठीक है। अरे भाई सिर्फ एक से एक धंधा बना के रखा गया, एक से एक। अगर आपको लेटर लिखना है ना, तो आपको भी पन्ना पर लेटर नहीं लिख सकते, ये बात हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हरकत तो देखो। थाना ने अपने बगल आजू बाजू में कई दुकानें नहीं, सिर्फ एक दुकान दो दुकान ही स्टैब्लिश किया है, और वहां से मंथली आता है, और वहां बोला रहता है भाई तू A4 पेपर बेचना, हम जितने लोग यहां से पेपर लिखने के लिए भेजेंगे, हर लोग को लिखवाना है भाई, 4 लोग आए तो 4 कंप्लेंट, 4 लेटर लिख कर दो, चारों को लिख कर दो एकदम। अब सब, अब कोई भी लेटर, कोई भी पेपर पॉकेट में लेकर थोड़ी घूमेगा, पुलिस वाले से बोलेगा सरकार एक तो पेपर दे दीजिए, पेपर, हाँ मौसा जी छोड़ के गए थे यहाँ पर, पेपर मांग रहा है, तो बोले क्या करे सरकार, बोले जाइए बगल में एक दुकान है चाय वाला, वहां से जाइए पेपर मांगिएगा, वहां से एक पेज पेपर A4 साइज पेपर देगा आपको, 2 रुपया लेगा, 2 रुपया लेगा, 2 रुपया, 2 रुपया लेगा, ठीक है। तो मिनिमम बताएं 5 रुपए लेते हैं, कहीं 5 रुपए लेते हैं, गिन के 5 रुपए, एक पीस पेज का, एक पीस पेज का, जिसका ठीक से 90 से 95 पैसा के आसपास है, कुछ कुछ तो 50 पैसा मिल जाता है, कुछ अगर लो क्वालिटी का पेपर रखेगा तो GSM पे डिसाइड होता है। 8 आना का पेपर मिल जाएगा, उसको 5 रुपए बेचेंगे, 2 रुपए बेचेंगे। हाँ, अब कब से चाय वाला का दुकान पेपर रखने लगी है, हमको बताओ पहले, कब से रखने लगी है सब हरकत, अपनी इच्छा से रख रहा होगा। और बताओ कि वहां का इंस्पेक्टर लोग, एएसआई लोग जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं एएसआई लोग जाकर के, वहीं से लेना पेपर, बगल में ना, और किसी को आज तो बैठने नहीं दिया, ठीक है। क्यों भाई, अब बोलेगा पेन दाई पेन, अब इतना बड़ा ऑफिस में जाकर बोलता पेन, पेन तो लिख रही, काम वाला पेन है, इसको नहीं ले सकता ना, जाइए वहां से जाकर वापस जाइए, ठीक है, 6 रुपया लेगा, एक पेन ले लीजिएगा। अब वो एक तो लेटर लिखने के लिए एक पेन खरीदा, एक पेपर खरीदा, ये बिजनेस नहीं है तो क्या है। और पुलिस वालों को इतना फुर्सत मिल रहा है कि किसी का एडवर्टाइजमेंट करेगा, जितना भी आएगा उसके पास भेजेंगे। ये सारी घटना कुछ समय पहले की बात है बाबू, अपनी आंखों से देखा, हम कई बार देखे हैं, अभी फिर से ताजा हो गया, भाई इतना समझ लो, कई बार देखे हैं, फिर से ताजा हो गया यहां पर देख करके हरकतें, सोचा देखें कितना है, हर जगहों पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ओके, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आईजी के बाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बाद प्रमोशन होकर के फिर आगे ये जो, ये तो पता है एडीजीपी बनते हैं, ठीक है। एडीजीपी के बाद में फिर बनते हैं डीजीपी, क्या बनते हैं, डीजीपी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, राज्य का सबसे हाईएस्ट रैंक रखने वाला ये है, यूनियन टेरिटरी का डीजीपी कहते हैं, समझ में आ रहा है, यही है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसी को ही हम लोग कमिश्नर बोलते हैं, बोलते नहीं कमिश्नर, कमिश्नर है ये, है ना, पुलिस में देखना कई बार में फिल्मों में चलता है सब, कमिश्नर साहब आए थे, वो डीजीपी साहब ही हैं, वो डीजीपी से भी बड़े होते हैं कुछ कुछ पदों में, लेकिन राज्य से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। यहाँ पर यहाँ के पास आपको अशोका स्तंभ लगा हुआ, तलवार लगा हुआ, देख रहे हो, पीछे वाले में क्या था, कहाँ गया, एडीजीपी में सेम सेम, तो थोड़ा सा अंतर होता है, पावर ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये रैंक था, इसको हटाकर अशोका स्तंभ आया था, हाँ ये भी अशोका स्तंभ भी आता है, इसको भी सेम आता है, डीजीपी थोड़ा हाई होता है, बोला नहीं है। एडीजीपी और डीजीपी का ऑलमोस्ट, अब समझो ध्यान से क्या हो रहा है, कैसे समझाएं आपको, समझो जैसे क्लास होता है ना, क्लासरूम, स्कूल के क्लासरूम में सभी विद्यार्थी होते हैं ना, सब क्या स्टूडेंट है ना, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किसी एक को खड़ा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं दिस इज नाउ कॉल्ड मॉनिटर, क्या नाम है, हाँ कंप्यूटर वाला नहीं, स्क्रीन मॉनिटर एकदम नहीं, वो है मॉनिटर, मतलब तो आपको देख रेख करेगा, आप पर नजर रखेगा, वैसा ही समझ लो कि सारी डीजीपी कैटेगरी के सारे लोगों के ग्रुप का जो लीडर होता है ना, मेन डीजीपी जो होता है ना, उसको हम लोग मेन डीजीपी कहते हैं। देखो जितना भी यहाँ पर आ रहा है सब, ये सब आईजी वीजी जितना भी जो दिख रहा है ना, ये सब इधर सब, इस सभी में से जो सबसे सीनियर होता है ना, सबसे जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको उपाधि दी जाती है डीजीपी का, यानी ये अपने ग्रुप का बॉस है ये डीजीपी।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद डीजीपी, अच्छा ये डीजीपी, यहाँ देखो ये भी आपको दिख रहा है, ये सब पुतला है, सिलिकॉन पुतला। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ये जगह गए हुए थे, तो वहां पर ये फोटो खिंचाए थे, ये लाइन से वहां पर दिया हुआ था, कई सारे यहाँ पर मिसिंग भी था, और वहां पर में ये एक इससे सबसे बड़ा रैंक ये आता है, सबसे बड़ा रैंक ये वाला आता है, जिसका नाम है DIB। तो डीजीपी था, ये DIB, अभी इससे और ज्यादा भी नहीं है फिलहाल, इस चीज में तो नहीं है। DIB ये है इसका रैंकिंग, ठीक है, ये इसका रैंकिंग है, ये इसका है, ये डीजीपी है, डीजीपी से बड़ा होता है यहाँ पर DIB, ठीक है, बता रहे अभी। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, एक तलवार शॉर्ट मिलेगा क्रॉस किया हुआ, एक स्टार भी मिलेगा, और एक अशोका स्तंभ भी मिलेगा। रैंक पावरफुल एकदम, यही है वो DIB, द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसी को कहते हैं खुफिया ब्यूरो का निर्देशक है, ये खुफिया चीजों को पता लगाता है, ये वही है इसका नाम DIB, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करते हैं, सीनियरिटी मिलती है इसको, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो का सबसे मेन होता है, इंडिया प्रीमियर, इसके बाद में प्रीमियर डोमिनेंट ये चीजें इंटेलिजेंस एजेंसी चल रही होती है। द DIB इज द सीनियर मोस्ट इंटेलिजेंस पुलिस होती है, इसमें जितने भी इंडियन पुलिस में से सबसे सीनियरिटी बेसिक को रखा जाता है, ठीक है। उसमें से एक तपन डेका, जो अभी के DIB बने हुए हैं, सिंस 1 जुलाई 2022 से भी काम कर रहे हैं। ये तपन डेका का नाम डाला हुआ है, जो अभी के हैं हमारे इंडिया के DIB एक ही होगा ना इंडिया में, इसलिए खुफिया ब्यूरो के निर्देशक है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके। समझ आ रहा है ये रैंकिंग की कैटेगरी, कुछ इसमें हटाया गया है। ये आपका कांस्टेबल सबसे नीचे, सीनियर कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, इसको DSP भी कह सकते हैं हम लोग में, ठीक है, DSP। उसमें कैटेगरी इसमें थोड़ा सा अंतर है, कई सारे ना आपको गूगल पे ठीक से मिलेगा भी नहीं, ठीक है, उसमें भी ये सब कुछ में ये रैंकिंग के हिसाब से फिर बढ़ता चला जाता है। और ये पूरा IPS का ये स्टेट वाला है, सिर्फ ये सबका सब खाली स्टेट वाला है, स्टेट में लास्ट SP तक जाता है, स्टेट में लास्ट SP तक जाता है, SP गवर्नर सब आ जाता है, फिर IPS की कैटेगरी आ जाती है, सब IPS की कैटेगरी चलाता है। इसको मिला मत अभी कॉपी से, जो लिखा है तो वो अलग था, वो भी चीजें सेम ही है, बस क्या है ना यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है बीच में, ठीक है, क्यों कहा ना, सब कैटेगरी सब हिसाब से बढ़ता है, किसी को अलग स्टेट में रखता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, कोई इसी लेवल पे काम करता है, इसीलिए जो सेम है उसमें से काक्टो को हटा दिया गया और कुछ नहीं है। ये IPS के लिए टोटल यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर IPS का टैग लग जाता है, समझे ऐसा ना, तो बोला नहीं ये सब IPS की कैटेगरी में आता है, ये सब IPS का टैग लगी, इसमें IPS अभी किसी में नहीं है, ऐसे IPS का टैग लगा है, लास्ट में जाकर यहाँ DG पे तो दिखाया था, DG बाद में उसको भी नहीं दिखाया, समझे। रैंक ऑर्डर ये, किसी के भी आप लोग सितारे यानी कि ये रैंक को देखकर उसकी पोजीशन, उसके ओहदा आप लोग पहचान सकते हो, ओके, समझ गया। IG, DGP, एडिशनल DGP सब है, इंस्पेक्टर जनरल सब, कांस्टेबल से लेकर के DGP तक का रैंक कैटेगरी है, गया कि नहीं गया। और भी है बहुत कुछ, जिस तरह से पुलिस का अपना रैंक है, उसी तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी अपनी अपनी रैंक है। बॉर्डर पे जो काम करते हैं वो लोग अपनी अपनी वहां पर भी रैंक रखते हैं, बट आज की मेरी कहानी बाहर वाले पर नहीं था, भीतर वाले कहानी पर था, बुझ गया कि नहीं गया। हाँ, लेकिन एक स्टोरी याद आ रही है मुझे पुलिस वाले से, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, ये देख रहा है डाटा कोई रैंक ऑफ पुलिस, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, सोचिए स्टोरी थोड़ा डिस्कस कर दें। एक टाइम था जिस टाइम पर जापान, UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश एंड US, इन तीनों के अपने अपने जो पुलिस सिस्टम होती है, तंत्र होती है, उन तीनों के पुलिस को एक जगह इकट्ठा करके एक टास्क दिया गया, ये पहचानने, ये परखने के लिए कि किसका पुलिस, किसका सिस्टम कितना अच्छा है, कितना फास्ट है, ये काम रखा गया और दिया गया। तीनों जापान, UK, US इन तीनों में लग गया। इंडिया देख रहा था, लास्ट में उसको ऐड किया गया, ठीक है, इनके पहले इसमें काम दिया क्या गया, सभी के मेन जो पुलिस का सबसे जो सीनियर सबसे अच्छा वाला होता है ना, पूरे डिपार्टमेंट को लेकर के पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ, एक जंगल के पास, पहुंच जाओ, ये पूरा जंगल है, एकदम बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में क्या कहा गया, बोला गया इस जंगल में एक खरगोश लेकर आएंगे, बहुत तेज दौड़ता है वो खरगोश। एक खरगोश कैसे बनाए भाई साहब, कैसे बनाए खरगोश, ऐसे बना दें, खरगोश है, समझ लो ना, खरगोश है बस, दिस इज खरगोश, रैबिट, समझ लो बस,
बता दिया आपको, ये रैबिट है, ये रैबिट मान लो, रैबिट। ओके, बोला गया बहुत तेज दौड़ता है, भागने में एक्सपर्ट है ये। इसको क्या करेंगे, जंगल के किसी भी कोने में हम कोई भी मिल करके, ठीक है, छोड़ देंगे और एक एक करके काम देंगे कि इस रैबिट को ढूंढ कर कौन कितना जल्दी लेकर आता है, कौन कितना जल्दी लेकर आता है। जंगल में इस रैबिट को छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ देगा, कहां भागेगा पता नहीं है। आपको पूरा जंगल छान मार के जितना जल्द से जल्द लेकर आ जाओगे, उससे पता चल जाएगा कि आप किसी चोर को या किसी चीज को ढूंढने में कितना तेज, कितना फास्ट हो। आप अपने पूरे डिपार्टमेंट का यूज कर लेना, ठीक है। जापान अपना डिपार्टमेंट लेकर घूम पूरा जंगल छान मारेगा, यूके यूएस सब मारेगा अपना अपना, ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं मारेगा, सबको काम अलग अलग देंगे, बारी बारी से होगा। तो पहले बोला जापान सामने आओ, नंबर 1 बोला ओके, जापान को सामने रखा गया। जापान के पुलिस पर मतलब रैबिट को छोड़ दिया गया जंगल में, पूरा भीतर जाकर के कहीं भी छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद में रैबिट घूम रहा है आराम से, भागा जा रहा है तुम कहीं भी, ठीक है, टेंशन नहीं है उसको। अब जापान का पुलिस आए और जापान का पुलिस पूरे जंगल को छान मार करके इतनी फास्ट निकली, 4 घंटा में ढूंढ कर ले आई, 4 घंटा में ढूंढ कर ले आई जापान की पुलिस, 4 घंटा में पूरे जंगल छान मार के ले आई। रैबिट आ गया, लो मिल गया, पुलिस सिस्टम टकला था। अब यहां पर ये यूके आया यहां पर में, ठीक है, यूके आया, यूके तो 2 ही घंटा में ढूंढ दिया, 2 घंटा में ढूंढ दिया। तो भाई तो और फास्ट है। अब यूएस के पास साला सैटेलाइट भी है, पूरा बोला पूरा डिपार्टमेंट ले लो तुम। यूएस पूरा जाकर सैटेलाइट मारा एकदम फट से जाकर के वो ढूंढ दिया। मात्र आधा घंटा इसको लगा ढूंढने में, 30 मिनट, मात्र 30 मिनट ढूंढ कर हाथ पर रख दिया, लीजिए सरकार अब बोलिए हमको पहुंचाइए, हमको शाबाशी दीजिए, यहाँ पर हम तेज है बहुत। अब इंडिया आया, इंडिया को यही काम दिया गया। इंडिया का टोटल पुलिस सिस्टम एक साइड जंगल के बाहर, रैबिट को छोड़ दिया गया जंगल में, और इंडिया के जितने पुलिस अफसर सबको बोले जाओ जंगल में ढूंढ के लेकर आओ। सब लोग गए, जाने के बाद में, ठीक है, खबर करनी होती है, जाने के बाद में 1 महीना हो गया ढूंढ, 1 महीना होगा आया ही नहीं, 1 महीना आया ही नहीं। सब लोग दंग हो गए, ये लोग तीनों परेशान, आ रही भाई सब कहां गया ये लोग, पूरा जंगल खा गया क्या ये लोग को, इतना बड़ा टीम था इंडिया का, सब टीमें गायब हो गया। फिर यूएस यूके जापान तीनों को फोर्स भेजा, बोले जाओ जाकर अब इंडिया वाला को ढूंढ के लेकर आओ। इन लोग को रैबिट ढूंढने भेजा, ये लोग खुद खो गया एकदम, जंगल में मिल ही नहीं रहा। 1 महीना हो गया बात को लेकर, 1 महीना तो आया ही नहीं। 1 महीना बाद जब तीनों जो भेजा तो जाकर के क्या पता चला, पता जैसे भीतर गया ना, तो भीतर जाकर के ऐसे दूर ऐसे बांस गड़ा हुआ था यहाँ और यहाँ। अब बांस गड़ करके, अरे सुनो क्या, बांस गड़ के वहां पे एक ऐसे बांस लेटा दिया था और एक तो सुअर पकड़ा हुआ था यहाँ पर, उस सुअर को ऐसे लटका दिया था, ऐसे करके लटका करके उसको मारे, नीचे से आग दे रहा है और उसको मारे, चाबुक पे मारे जा रहे, खींच खींच के तो मारे जा रहे। बोल बोल तू रैबिट है, बोल तू रैबिट है, तू सुअर नहीं है, तू खरगोश है, तुम कबूल कर ले खरगोश है तू। मार मार के उसको खाली यही कबूल करवा रहा है, भाई खरगोश मिला है उसको। तो ये हमारे इंडिया का पुलिस है, समझा रहे बात, क्या समझा आपको, ये हमारी इंडिया का पुलिस है, ठीक है। सुअर को पकड़ लिया है, बांध दिया है और उसको मारे, लपेट के खींच के मारे जा रहा है उसको। अब बोलता है मान ले तू ही रैबिट है, बोल कबूल कर कि तू ही खरगोश है, कबूल कर। और ये कबूल करके जब ये कबूल कर लेगा तो ले आकर घर देंगे, लीजिए खरगोश मिल गया। खरगोश मिल गया है ना। अब सामने बोला रही तो सुअर दिख रहा है हमको, ना ना खरगोश ही है, पूछ लीजिए, ऐ बोल, हाँ हम ही खरगोश है, हम ही खरगोश है, ठीक है। वो अपना 2 दांत निकाल, देखो मेरा 2 दांत खरगोश। हम गाजर खाते हैं, गाजर मेरे को बहुत प्रिय है, तो तुम्हारे बॉडी पे कीचड़ लगा हुआ है, वो गलती से लग गया वो, ठीक है, हम ही हैं, मैं ही खरगोश हूं। बेचारा को इतना कूटा पीट करके सुअर खुद को खरगोश घोषित कर देता है। ये है द इंडियन पुलिस सिस्टम ऑफ पावर। वो तुम क्या स्टोरी सुनना कि नहीं? अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं बेइज्जती करेंगे बाबा, इतना तो करवा लिया, अब क्या कर, मेरे हाथ से क्या करवाना चाहते हो, समझ नहीं आता, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम। तो समय लगे तो लगे, कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सबूत तो लाके छोड़ेंगे, चाहे जैसे बुलाए। क्या सबको क्या लगा था ना, सबको लगा था अरे बाप रे, तो 10 मिनट में ढूंढ के लाया एकदम, यूं चुटकी बजाएगा हाजिर, है ना। यही जनता फील करती बाबू। जनता यही सोचती है कि थाना पुलिस वाला हम लोग के लिए बैठा हुआ है। जनता को ये पता ही नहीं है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है वो। विपरीत जब उसमें फंसता है ना, तब उसको पता चलता सच्चाई तो कुछ और थी, सच्चाई कुछ और थी, इसे फंसने के बाद पता चलता है, ठीक है।
जो फंसता ना वो सुअर सोच रहा होगा कि मेरे को ही काहे पकड़ा है वो। बस पुलिस वाले को खाली सबूत चाहिए, भाई वो नहीं है तो खुद बना देगी, टेंशन नहीं है। बाकी चाबुक है एकदम खींच खींच लगाएगा एकदम, इसको बोलते हैं देखिए अंधा कानून। क्या कहें, मिस्टर कुछ नहीं कहेंगे। और पुलिस सिस्टम में आपको कम से कम इतनी बात तो समझ में आई। आशा करते हैं आप लोग अपने तंत्र को समझे होंगे, लेकिन हम बार बार दोहराते हैं, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, हमारी भारत देश ही हमारे पास इकलौता ऐसा है जहां पर कहा जाता है सर्वधर्म को सम्मान दिया जाता है, हर धर्म को सम्मान दिया जाता है, देना भी चाहिए। यहां पर ही अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता किसी भी धर्म को मानने के लिए आजाद है, वो कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी। ये सिर्फ हमारे अपने देश में, इंडिया में। लेकिन आप किसी दूसरे देश में कभी जाकर देखिए, आप कुछ खास तो स्पेशल देश है भाई साहब, वहां जाएंगे तो पहले आपको धर्म अपनाना पड़ेगा, फिर देश में एंट्री मिलेगा। अगर आप धर्म नहीं अपनाएंगे देश में एंट्री नहीं दिया जाएगा। देश में रहना होगा तो हमारे ही धर्म को मानना होगा, हमारे ही धर्म की जय जयकार करना होगा। ये कई सारे देशों की ऐसी चीजें हैं, ये सच्चाई है, समझ में आया। बट हमारा भारत ही ऐसा है जहां पर सर्वधर्म को माना जाता है, जहां पर ना ही किसी, सब लोग मिलकर रहना जानते हैं, हम लोग हर जगहों पर रहना जानते हैं। और यही हमारी इंडिया का प्रतीक भी है, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। मतलब होता है इतनी अलग अलग होकर भी हम लोगों में यूनिटी है, हम लोग एक साथ रहना जानते हैं, ठीक है। इसी चीज का कभी फायदा उठाया था ब्रिटिश वालों ने भी। यही बात है कि रिपब्लिक डे का साफ मतलब होता है गणतंत्र, जनता के लिए लगाया गया हर तंत्र जनता के बेनिफिट में हो। अगर जनता गलत है तो उसको पनिश किया जाए, उसकी गलतियों का एहसास दिलाया जाए। पहला हमारे मेरे मत से बस इतना सही कहना है हमको, अगर इतने सारे चीज किया जा सकता है तो भाई साहब एक काम क्यों ना करते। हम तो कहते हैं आज भी बहुत सारे चीज को सुधारा जा सकता है। मेरी सबसे दिली इच्छा होती है ना, सबसे पहला नेताओं को अगर काम करना है तो भाई साहब यूपीएससी क्रैक करना कंपलसरी कर दे। मेरे सब यूपीएससी क्रैक करना तुम कंपलसरी कर दे। यूपीएससी दो, जिस तरह से वोटिंग होता है ना 5 साल बाद में होता है, भाई 5 साल बाद आप पहले यूपीएससी क्रैक करेंगे, यूपीएससी क्रैक करके उसके बाद आप वोटिंग के लिए प्रचार करेंगे, फिर आपको वोट मिलेगा। क्योंकि पढ़ेगा राजा, बोलते नहीं वो, राजा अगर समझदार होगा ना, जिस देश का राजा पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसकी जनता भी कम से कम सोचेगी हमारा राजा ऐसा है, यूं ही नहीं बोल रहा पढ़ा लिखा है। फिर कल को जनता भी ये समझेगी कि पढ़ने लिखने से भी राजा बनते हैं, बिना पढ़े लिखे राजा नहीं बनते हैं। लेकिन आज का तंत्र ऐसा हो चुका है कि आज सबको मैक्सिमम यही लगता है भाई साहब कि नेता बनने के लिए भाई साहब कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आज भी ये लागू कर दिया जाए कि अगर आपके पास बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने संविधान को समझे, सही गलत को जाने। जो 5वीं फेल है वो जाकर नेता कुर्सी में बैठा हुआ है, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, फिर बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, बड़ी डिग्री मत ना, तो यूपीएससी एटलीस्ट क्रैक करे। जिस तरह से यूपीएससी में इंटरव्यू होता है ना, और ये मेंशन कर दिया जाए कि जो भी बंदा यूपीएससी, बंदा हो या बंदी, कोई भी लड़का लड़की कोई भी मायने रखता, यूपीएससी क्रैक कर लिया, वो एलिजिबल है अपने आप को पार्लियामेंट में, यानी कि अपनी नेता बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर हर देश का नागरिक पता है एक उस तरह से सोचेगा कि आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, आई बिकम द सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ द आवर स्टेट। कम से कम ये सोच तो सकता है कि कोई भी बन सकता है, बस यूपीएससी क्रैक। पता है यूपीएससी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़िया होगा नहीं। जिस दिन से ना हमारी जनता, हमारे देश के जनता में जब राजा समझदार हो जाएंगे ना, नेता समझदार हो जाएंगे ना, तो नेता 2 बात बोलने से पहले ना 200 बार सोचेगा वो कि हम राजा हैं। हमारी बात को जनता बहुत गहराई तक लेती है, इसलिए ऐसा कोई शब्द ना कहें कि किसी चीज को अहित हो, ना किसी को नुकसान पहुंचे। जहां पर जो गलत हो रहा है उसको नुकसान पहुंचे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए राजा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। राजा को देखकर ही, अब जब हमारे यहाँ जनता राजा को देख के, भाई तुम नेता पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा छाप है, तो जनता पढ़ेगी, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए जरूरी है तब जाकर ना नेता, पता है नेता तो अगर पढ़े लिखे होंगे ना, तो नेता के नीचे काम करने वाले जो पुलिस ऑफिसर है वो भी सम्मान देंगे। आज भी आपको नहीं पता कितने सारे ऐसे पुलिस अफसर मिलेंगे आपको, कई लोग मिलेंगे कि सामने जब नेता कोई ऑर्डर देता है ना, उसको लगता है ना भीतर में इतना इस गंदा काम करने के लिए तुम नहीं बने थे, इतना तो मेहनत करके नहीं पड़े थे। जो ऑर्डर दिया गया है ना, कभी कभी जाता है ऐसा ऑर्डर दिया था ना, उसको शर्म आता है उस ऑर्डर को पूरा करते वक्त में, लेकिन करना पड़ता है। अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग भी पता है नेताओं का सब्जी उठाते हैं और भी कई हरकतें करते हैं। नेता से अगर कुछ गलती हो गया ना, तो उस पर सफाई करना पुलिस वालों का ही काम होता है, ठीक है, क्योंकि पावर सत्ता कुछ भी करेगी। इसलिए मेरा बस एक ही है, राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए,
यूपीएससी क्रैक करना कंपलसरी। और अगर कोई छोटा मोटा नेता बनना चाहता है भाई साहब, तो उसके लिए यूपीएससी से छोटा मोटा काम दे दो। छोटा मोटा कोई तैयारी हो, यूपीएससी से छोटा सा कोई, मान लो सब यूपीएससी निकाल दो, एक यूपीएससी है ना, उसमें भी होता है प्री मेंस, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, 2 एग्जाम होता है उसमें यूपीएससी में टोटल, उसे निकाल दो, एक सब यूपीएससी निकाल दो। बोले ये कैटेगरी क्या होता है, छोटा नेता बनने के लिए। कोई मिनिस्टर पद चाहता है, एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहता है उनको। अब ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर भी अगर हमारे यहाँ पढ़ा लिखा ना हो तो एजुकेशन को क्या ही बढ़ाएगा। हाँ, हमारे अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशन को समझना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर बनने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है ना, तो हम बस इतना ही कहेंगे कि पहले का टाइम पर ना ये अच्छे राजाओं का ये प्रतीक होता था। सच बता रहे, हर स्टेट, हर थाना, हर चौराहे पर यह बात लिखा होना चाहिए पोस्टर लगा करके कि अच्छे नेता का गुण। हर किताब के पन्ने पे लिखा होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए कि अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने से छोटे को बहुत सलाह देते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है ना तो नहीं करते हैं। होना चाहिए बात। थाना के अगर बाहर लिखा रहेगा ना अच्छे नेता का प्रतीक को, अगर कोई नेता वहां से गुजरेगा कुछ भी करेगा तो कुछ दिखेगा तो नहीं। अच्छे पुलिस का क्या क्या होना चाहिए वो चीज वहां लिखा होना चाहिए दीवार पे बोर्ड, तो कम से कम दिखेगा तो लोगों को। इसलिए ऐसे नेताओं को पढ़ा लिखा होगा तो बहुत काम आएगा, हमारे देश में तो बहुत सुधार हो जाएगा, हम इतना कहना चाहते हैं। ठीक है, सारी पुलिस वाले भी फिर नेताओं की इज्जत करेंगे, फिर जब नेताओं सुधर जाएंगे तो पुलिस वाले को हिम्मत नहीं मिल पाएगा गलत काम करने के लिए, फिर वो करप्शन नहीं करेंगे, फिर उसे नीचे वाला देखकर भी लोग करप्शन नहीं करेंगे, फिर जनता में डर आएगा। हम भाई कहना चाहते हैं भाई साहब, इंडिया में इतना सारा चीज हुआ, क्या दुबई में पुलिस नहीं है? दुबई में तो क्राइम नहीं दिखता है हमको, स्ट्रिक्ट है। वहां तो कोई घूस लेता हुआ नहीं दिखता, अगर कोई लाल सिग्नल जम कर लिया तो वहां घूस लेके बैठा हुआ है, भाई साहब लाओ चार्ज, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां तो इतना स्ट्रिक्ट है, व्हाइल ड्राइविंग यू कैन नॉट यूज योर फोन। आप अगर ड्राइव कर रहे हो ना तो आप वहां पर फोन भी यूज नहीं कर सकते गलती से। वहां तो बात ही नहीं करेगा आपसे, साहब देखिए गलती रिकॉर्ड आया, पैसा कट, अकाउंट से कट गया आपका, सीधा 200 धर्म कट। 200 धर्म, 350 से 400 धर्म में ना वहां आईफोन मिलता है। 400 धर्म में आईफोन मिलता है वहां, आईफोन 400 धर्म में, धर्म उसका करेंसी है। डायरेक्ट 200 धर्म काट देगा वो। फोन से बात कर रहे थे, सिग्नल जम कर दिया, कोई कुछ नहीं, वहां आपने गलती की काट देगा। इतना फाइन, इतना पेनल्टी लगाया ना कि कोई जरूरत नहीं है, वो पेनल्टी सरकार के खाते में जाएगा और साहब बोलेगा अपनी गलती किया काट लिया, डायरेक्ट लोग, यानी उस इंसान के अकाउंट से काट के डायरेक्ट सरकारी खाता में जमा। लेकिन यहां क्या होता है, यहां अगर कोई गलती किया, क्या बोलते उसको, चालान, हाँ चालान कटेगा। कितना चालान, पहले डराएंगे, गवर्नमेंट में जाओ कोर्ट उठ जाओगे तो 5,000 लगेगा, ठीक है, तो क्या करें 2,000 दो, जाओ यहां से 2,000। भाई साहब हमारे ऊपर भी कोई है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, हमारे 2 बच्चा है, 2 बीबी है, नहीं एक ही को है, अब रखेगा तो पता थोड़ी चलेगा, सब संभालना होता है, मैनेज करना होता है, सबका एकदम हिसाब बना हुआ है। अगर 2,000 रुपये रखेगा ना तो सरकारी खाते में जाकर पहुंचेगा ही नहीं, पहली बात तो रास्ते में कट जाएगा। तो वही सेम कहानी है। अगर मान लो कि अगर नेता किसी ने अनाउंस किया कि यहाँ पे सड़क बनाने के लिए 50 लाख रुपए हमने अलॉट कराया, आते थे 50,000। 50 लाख में अच्छी सड़क बन सकती थी, 50,000 में क्या सड़क बनाएगी? 50,000 में वही सड़क बनेगी जो 2 साल में फिर से टूट जाएगी, 1 साल में फिर से टूट जाएगी, 6 महीने फिर से कोई गड्ढा खोद देगा। इंडिया में तो भाई सब सीधा है, इंडिया का रास्ता मतलब गड्ढा वाला रास्ता, गड्ढा हो तो भाई इंडिया हो। एक इंसान आ रहा था, गाड़ी चलाते चलाते किसी दूसरा देश से आ रहा था, ठीक है, और इंडिया में रुक नहीं रहा, तो इंडिया से पार होकर जा रहा था किसी दूसरा देश में, तो जैसे हुआ सो रहा था आराम से, सोते सोते ड्राइवर को बोला भाई इंडिया आ गया क्या? आपको कैसे पता चला? बोले गाड़ी डांस कर रही है। बोले तो यहाँ की सड़कें देख के समझ आ जाता है ना, इंडिया ही हो सकता है ऐसा, गाड़ी तो डांस करे समझ भाई सड़कें ऐसी हैं यहाँ पर इंडिया की। इसलिए बात बोल रहे हैं कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि वहां की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है, उसकी इकोनॉमी हाई है। देश यहां पर मनस्थिति ठीक करने की, आपको पता नहीं है इंडिया में कितना पैसा है, बहुत पैसा है इंडिया में, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी के रूप में। गलत लोगों के हाथों में ऐसा तरीके से पैसा है, नेताओं के पास बहुत पैसा है, क्या करेंगे? कोई मुंह पे खोलेगा नहीं, रखने के लिए पैसा नहीं होता है, अपनी एगो रखायल एगो कुछ ना कुछ एगो पाल के रखेंगे, उसका घर में जाकर रखेंगे, कोई ना कोई के साथ चल रहा होता है, उन लोग का गर्लफ्रेंड होता है ना, तो वैसे नेताओं का एक थोड़ी होता है, नेताओं का तो गिनती नहीं है, तो उनके घर में, उनके अकाउंट में, उनके घर में सब कैश के रूप में रहता ज्यादातर पैसा। चलिए हमारे देश को सुधारना है भाई साहब, तो सबसे पहले तो हमारे नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरी है। और 5 साल बाद जब बोलते ना कि वापस से वोटिंग होगा, 5 साल बाद वापस से यूपीएससी एग्जाम देंगे, बोले ये कौन सा नियम? बोला सीधा नियम भाई साहब, 5 साल बाद तुम गद्दी पर बैठोगे, कहीं चेक नहीं करेंगे तुमको, वापस से यूपीएससी भूल गए तो, वापस से भूल गए तो तुम, वापस जो कसम खाई, इतना जो मेहनत की सब भूल गए तो, पास नहीं हुए तो गए, दूसरा को आने दो,
अभी यूपीसी पास होकर निकला ताजा वो आएगा, वो काम करेगा। नई सोच बढ़ेगी। पता है, सुनना ध्यान से, लोकतंत्र और भीड़ तंत्र दोनों में अंतर है। तो क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं, हम खुद को शाबाशी देने का मन करता है कभी कभी, क्या वर्ड निकाले, भीड़ तंत्र। लोकतंत्र किसको कहते हैं कि जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो मिलकर फैसला करे, वो लोकतंत्र है। मतलब होता है मैच्योर, मतलब समझदार लोग किसी बात को लेकर चर्चा करके अपना ओपिनियन दे, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। आज भीड़ तंत्र है। क्या मतलब? आज पूरी भीड़ बोल रही नहीं नहीं यही सही है, यही कर दो, तो पूरा मेजॉरिटी को जाकर के बोलते भाई सब मेजॉरिटी, इतने लोग बोल रहे हैं। आज भीड़ तंत्र ही चलता है, आज लोकतंत्र नहीं चलता है। आज अगर भीड़, ज्यादातर भीड़ अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है, नेताओं खुद फायदा उठाता है उसका, ठीक है, खूब फायदा उठाता है। और उठाने के बाद में क्या करेगा उसका में कि ये चीज डाल दो, बस जनता फैला दो, अपने पकड़ लेगी, नहीं यही सही है, इसी को चाहिए मेरे को, धर्म के नाम पर वोटें देंगे, इसी को देंगे, काम क्या कि वो सब नहीं जानते हैं, हमारा तो यही सही, इसी को देंगे खाली वोट। उसको बोलते हैं भीड़ तंत्र। इसी भीड़ तंत्र के कारण से आज हमारा देश प्रगति नहीं दुर्गति पर बढ़ता है। यही कारण है कि इन्फ्लेमेशन रेट यहां पर हाई है। यही कारण है कि यहां पर इंसान यहां पर अच्छा अगर चाहते ना, अच्छा जीवन जियो, बोलेगा भाई इंडिया से तो निकल जाओ तुम। यहां पर टैक्स के नाम पर इतना कुछ लगेगा, क्या ही कहें आपको, कुछ कह नहीं सकते इसके अलावा, एकदम नहीं कुछ कह सकते, बहुत कुछ है ना। अगर आप मान लो अगर अपने पैसा से अगर कमा कर ले रहे हो, सबसे पहला कोई भी, किसी को गाड़ी लेना है, मान लो किसी को BMW लेना है, मान ले ऐसे मान लेते कि 70 लाख की गाड़ी है, मान लो ऐसा 70 लाख की गाड़ी, भाई साहब बोलेगा 70 लाख, ऐसे भाई साहब 70 लाख रुपए आप कमाए होगे तब BMW लोगे। 70 लाख अगर कमाओगे ना तो उसका 30% टैक्स मांगेगी कौन? सरकार, उसको दो 30% टैक्स। अब 30% टैक्स उठा के ले गया, 70 लाख का 30% टैक्स कितना होता है सोचो ना। 70 लाख आप कमाए हो गए तो भाई तो ये तो होगा ना टैक्स वहां पर, कितना होता है 30%? 21 लाख। और सुनिए, 70 लाख आपने कमाया, उस पर टैक्स भरा, जब गाड़ी खरीदोगे ना, गाड़ी 70 लाख की, आप गाड़ी का टैक्स भरिए। कहां गए? गाड़ी का टैक्स भरिए, वो भी 30%। अब भाई चलाओगे कहां चलाओगे? रोड पे चलाओगे ना, रोड टैक्स भरिए, रोड पे चलाओगे ना। गाड़ी का 2-3 चीजें होते हैं बाबू, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, बिल्कुल सरकार खाते भी जाता है, ठीक है। फिर रोड टैक्स भरिए, उसके ऊपर में अलग तरह के जो GST आएगा उसको भरिए, वो भी GST उसी में आया, खाते में जा रहा है वो भी GST, वही उसका टैक्स है, जो टैक्स है ना, मेन टैक्स गया खाते में। उसके ऊपर में अब कोई भी गाड़ी आप बिना इंश्योरेंस का नहीं चला सकते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए। अब इंश्योरेंस जिसे कराओगे, इंश्योरेंस कंपनी आएगी, भाई सर कितना का इंश्योरेंस, कितना गाड़ी, 70 लाख का गाड़ी, वही बाबा, हाँ ठीक है 12 लाख का इंश्योरेंस होगा, ठीक है भरो ना। और क्या, 12 लाख का अगर इंश्योरेंस भर दिया गया, भरने के बाद में अभी खत्म ही नहीं हुआ अभी भाई साहब, अब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा भाई साहब 12 लाख का हमको भी टैक्स दो, 12 लाख काम को तो उसका भी टैक्स लगेगा ना, 12 लाख इंश्योरेंस का भी टैक्स भरिए। रोड टैक्स, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया तो सब कुछ का टैक्स आपको भरना ही भरना है, बहुत कुछ पैसा भरना है। टूल टैक्स, रोड पे चलने का अलग टैक्स, ब्रिज पार कर रहे हो तो ब्रिज से पार होने का अलग टैक्स, एकदम सेम कहानी है। इंडिया हमारे यहाँ सब चलता है, इंडिया है ना, सब चलता है। इतना सारा पैसा जब हमारे पास नेताओं के पास जा रहा है और हमारे लिए जब कुछ नहीं करती ना, हमारे लिए जब सड़कें नहीं बनती है, लाइट नहीं आ रहा होता है, लोग भूखे मर रहे होते हैं, जाकर के क्या कहते हैं लोग, क्या नाम, राशन कार्ड के रूप में जो चावल मिलता है वो भी टूटा टूटा चावल मिलता है, जो इंसान वो नेता खाएगा ऐसा चावल हो, तो गरीब जनता को ऐसा चावल क्यों देती है? नाम का खाली कि 2 रुपए किलो आटा दे रहे, 2 रुपए किलो चावल दे रहे, भाई साहब तुमको 2 रुपए छोड़ो फ्री में दे रहे, तुम खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। कोई नेता का मजाल नहीं हो कि ऐसा चावल कभी खाएगा, ऐसा कभी आटा खाएगा, और सोचती है कि हमारी जनता खाए, और जनता मुंह बंद करके खाती है, वोट देकर आती है। पुलिस वाले को अगर सबको सुधारना है ना तो बस कहीं काम कर दो, सारे पुलिस वाले को बॉर्डर भेज दो, सीधा बॉर्डर पे भेज दो, बंदूक लेके खड़ा कर दो, एकदम नींद हराम रहेगा, है ना। अभी यहाँ पर मूड इतना पुलिस वाले हरकत हो गया ना, उसका मूड इतना तोंद निकल चुका है एकदम। एक लोग 6 पैक्स बनाते ना, ये लोग क्या, फैमिली पैक, फैमिली छोड़ो फैक्ट्री पैक बनाते, कुर्सी हमारे बैठ कर खड़े हैं, सारी अकड़ इन लोगों को ठीक हो जाएगा, इन लोगों को खाली भेज दो बॉर्डर पे। अब बॉर्डर वाले जितने भी आर्मी ऑफिसर है उनको बुला लो यहाँ पुलिस चौकी पर, देखो ना पुलिस चौकी का हुलिया सुधर जाएगा। उस सब आर्मी का सबसे पहला उसूल भाई साहब, जहां रहोगे वहां गंदगी नहीं होना चाहिए, गंदगी हो गया ना तो आपको बोलते ना वो कहावत में कहा था, पूरा गर्दा छोड़ा देंगे पूरा, वो सीधा वही कहानी वहां पर। आर्मी के लोग इतने सिंसियर होते हैं ना, अपना जूता एकदम क्लीन, कपड़ा एकदम क्लीन, दाग नहीं लगना चाहिए, जहां टेंट रहेगा ना टेंट एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, सुबह उठने का शेड्यूल रहता है पुलिस वाले का। ऑफिसर आएंगे, ऑफिसर आने का टाइम 6 बजे 7 बजे 10 बजे,
आए नहीं है, सीनियर ऑफिसर है, कहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे हमारे को जाकर सुना देगा वो। आराम से आ रहे हैं, इंतजार कीजिए। जनता आ गया कंप्लेन लेकर के, वो चाय पी रहे हैं, उसको बोले मीटिंग में है। मीटिंग कैसे चल रहा है? चाय पी रहे हैं सिगरेट के साथ, वो मीटिंग है उनका। हाँ, नया नशा है, चाय के साथ सिगरेट। तब गरम चाय से यहाँ पर टैनिक एसिड लेंगे और चाय से निकोटीन, बस देख रहे कॉम्बो। तब का टैनिक एसिड प्लस निकोटीन दोनों को लेकर के नया स्टाइल है, नया ट्रेंड है ये। पुलिस वाले सुधारना तो उसको बॉर्डर भेजो, बॉर्डर पे जाएंगे ना भाई सब, देखो ऐसे लोग ना, तो रात में सोना हराम, एकदम एकदम हराम हो जाएगा उनका। बंदूक यहां से ऐसे बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़ा रहना पड़ता है, वहीं वहीं खड़े खड़े सोना पड़ता है, वो भी पल के झपकना नहीं चाहिए आपका। अगर सामने वाले को पता चल कि आप सो गए तो बस वहीं से उस पैनल लेकर, एकदम क्या बोलते, स्नाइपर लेकर शूट कर देगा, बस वहीं वहीं सोते रह जाओ, खत्म। और क्या, चले जाओ, खत्म हो गया, ठीक है, फिर आ जाएगा बस। इसलिए आज हमारे देश को खतरा भीतर से है, बाहर से नहीं है। इतना कर दें तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। आर्मी वाले को हल्का सा छूट दे दे, बस छूट दे दे खाली उसको। कोई भी घर में झगड़ा कर, हम हाल ही बता रहे, कुछ दिन पहले की बात बता रहे, कुछ दिन पहले एक जिस वहां बैठे हुए थे, हम एक थाना में गए हुए थे, ठीक, वहां बैठे हुए थे, तो वहां पर जाकर ना अलग अलग तरह का केस आ रहा था, हम खाली केस सुनते, मजा आ रहा था केस सुनने में। एंटी केस आ रहा है, हम सोचते कभी पुलिस वाले पगला जाता होगा, ऐसा करते रोज का आदत, हैबिट हो गया अभी तो। अलग ही कहानी है। उधर उधर कॉल बात किया, आया कॉल पे, बोलता है कि जी सर, हमारा हस्बैंड हमको, रोते रोते एक औरत बोल रही है, हमारा हस्बैंड हमको बहुत जोर से मार रहा है, तो बहुत जोर से एकदम शराब पी के हल्ला कर रहा है एकदम, आप तुरंत से आ जाइए, पूरा टीवी तोड़ दिया घर में। सीरियल देख रही थी, तोड़ दिया पति मार के, शराब पी करके। अब मारे, उसके बाद अभी पत्नी को मार रही है। पत्नी क्या की, फोन घुमा दी थाना में, आइए एक तो गाड़ी लेकर आइए। अब 2 मिनट 3, बोला कि ठीक है, बोले पत्नी मार, बोले हाँ अच्छा ठीक है, तो बोले कि ठीक है, बोले पति को लेकर यहाँ, तुम यहाँ के कंप्लेन करो। बोलता नहीं नहीं, हमको जाने नहीं दे रहा है, एकदम हड़िया बर्तन सब तोड़ दिया है। बोलता अच्छा ठीक है, रुको, दाड़न एक पाठ अच्छी हम लेके पढ़ा रहे, भेज रहे गाड़ी से। अब जाकर उधर से को फोन लगाता है, सर एक केस आया है सर। क्या है? कोई पत्नी को बहुत मार रहा है शराब पी करके, घर का टीवी ट्यूबलाइट सब फोड़ दिया है। तो बोलता उधर से झाड़ता उसको, तुम काम नहीं मिले, सब सुलझाते रहे हम, ठीक है, बाहर आए वाला को भी डांट दिया उसको। अब उधर से क्या हुआ, फिर से दोबारा फोन आया, आप जल्दी आइए, मेरे को और ज्यादा मार रहा है। केस पे केस सुने यार। फिर तीसरा बार कॉल आया है, बोलता नहीं मत भेजिएगा, पति सुधर गया, मत भेजिएगा। हाँ, अचानक से कॉल आया, बोले ना पाठा बनना हो गया, बस ठीक है, हो गया, खत्म, नशा उतर गया, उसने कुछ किया होगा आसपास लोग, उतर गया, मत भेजिएगा, ठीक है, अब ठीक हो गया। ये पत्नियां हैं, पति के ऊपर कंप्लेन भी जाए खुद ही करती है, कैंसिल भी खुद ही करती है। एक और बड़ा केस आया, वहां किन्नर होता है ना, तो बंगाली लोग उसको हिजड़े बोलते हैं, हाँ हिजड़े बोलते हैं ऐसे करके। तो अब जो बंगाली आया, बंगाली में बात करके कह रहा था वो, ठीक है, बोलता सर पूरा एखाने हमारे घर, मेरा जो घर को पूरे हिजड़े लोग घेर के बैठ गए हैं। हाँ, किसी दुकान से, किसी बूढ़े से, किसी का तू मैं हो गया है, तुम्हारे हिजड़े लोग बैठ करके एकदम निकलने बोल रहे हैं, हमारे चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं एकदम से, ठीक है, तो आप पुलिस को भेजिए, एकदम ग्रुप पुलिस को भेजिए, लोग को समझाइए, एकदम भेजिए, लोग को समझाइए, कुछ साइड कीजिए। तो हिजड़े लोग बोल रहे तो पुलिस नहीं आएगी तब तक हटेंगे नहीं, ये लोग भी ऐसा बोल रहे थे, भेजिए जल्दी। तो उसके बाद फिर से मेरे को फोन मिलाता है, बोलते हैं हिजड़े का कॉल आया है, वो पूरा ग्रुप में लेकर के वहां किसी को तांडव कर रहा है। तो बोलता है क्या करें, फिर से कॉल आया उसके पास से, सर आप भेजे नहीं अभी तक। मैं बोला पाठाची दाड़न पाठाची हम, ठीक है पाठाची। बोलता ना, उसके बाद अभी वो गर्म हो गया, 2 बार 3 बार कॉल किया, गर्म हो गया। बोला अगर आप हिजड़े को, बोला आप किसी पुलिस को नहीं भेजोगे तो हिजड़े लोग बोल रहे हैं कि पुलिस पे धावा बोल देंगे। बोले पुलिस पे धावा बोल देंगे, पुलिस को बोले तो थाना को घेर लेंगे हम लोग, वहां जाकर के फिर करेंगे कि थाना में पुलिस का नहीं भेजा वहां पर। सीधा एकदम सीधा धमकी दे रहा कि या तो आप पुलिस भेजो, नहीं तो हम यहाँ से हिजड़े भेज रहे हैं। केस है वहां पर, सेम केसेस चल रहा था ये, हम सुने जा रहे हरकत। क्या करें हम, वहां से उधर जाकर उस सीनियर को फोन मिला था, बोला सर पूरा हिजड़ा भेजने, बोलता भेज साला भेज, सबको भेज, देख लेंगे यहाँ पर जो होगा। वो भी सीनियर भी चिल्लाना, सभा के पाठी थे, बोल सभा के पाठा, बोल तो बोल, देख नहीं, सभा के देख, ऐसे करके थाना घेरेगा कि तो। अब ये लोग को ना कोई पुलिस हाथ नहीं लगाता जल्दी, सबसे पहला बात, हाथ लगाएगा भाई साहब तो वो लोग एकदम, वो तो खुद का भी कपड़ा फाड़ सकता है, सामने वाला भी फाड़ सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं इसमें कम ही हाथ डालता है वो लोग, एक से एक केस आता है ना एकदम। वही अगर आर्मी वाला लोग होता तो भाई साहब वो बात में करता, बोलता हाँ बोल क्या बोले, बोल बोले भाई साहब इसको नीचे करके बात करना, हम लोग ऐसी बात करते हैं, बोल तुम क्या बात कर रहा, बोल। तो पहले बंदूकें खींच के बात करता, ठीक है, अब बंदूकें सुन करके सामने वाला हलक में आता भाई से, तो पुलिस डंडा उठाता, तो बंदूक उठा रहा, झूठ बोलना तुम गलत होगा, तुम जो है फट से सच बोल सकते नहीं। अब फिर भी झूठ का नहीं हो तो इतने सारे इंजीनियर लोग हैं,
कम से कम ऐसी मशीन तैयार किया जाए जो हमारे सेंस को सेंस करे। और ध्यान रहे, हम नहीं कहते बाबू को झूठ बोलना बहुत गलत है, जय आपने सही बोला बहुत सही है, नहीं, कई बार में ऐसा होता है ना कि झूठ बोलना भी कई बार सही होता है, बट उस जगह पर जहां पर इंटेंशन का भाव सही होता है, मतलब इंटेंशन मतलब होता है कि मानसिकता आपकी सही है, आप किसी अच्छे के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसी मशीन बनाया जाए जहां पर आपके हाथ के पल्स को नाप लिया जाए, जहां पर आपका इंटेंशन का पता चल जाए, मेजरमेंट पता चल जाए कि इंसान अगर कोई बात कह रहा है उसका इंटेंशन सही है या गलत। अगर इंटेंशन गलत है, बात जो कह रहा है, मशीन डिटेक्ट कर ले, एक से एक सारा केस सुलझ जाएगा एकदम। और जब जब कोर्ट में जा रहे हैं ना, तो पुलिस वाले का इंटेंशन चेक किया जाए, संग संग तुमने सवाल जो किया वो ठीक ठीक सवाल किया, सेम पुलिस वाले भी सब लोग ऐसी हरकत करते हैं ना, इसलिए पर्सनली दुश्मनी भी तो निकाल सकते हैं पुलिस वाले। इसलिए ऐसा अगर काम कर दिया जाए ना तो हमारे देश में बहुत कुछ सुधर जाएगा, लेकिन सिर्फ बातें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगा। फिर अलग से एक संस्था बनेगी जहां पर पता है जो इतना सारा जो सेंट्रल जेल बना हुआ है, उस जेल में ना कई तरह के नियम होने चाहिए। कई तरह के नियम कैसे होना चाहिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग होता तो बस इतना ही कहते हैं कि चाहे जो भी रहे उसके लिए अलग तरीके का जेल तैयार किया जाता। ऐसा जेल जहां पर उनके लिए कामकाज तो होता ही होता, लेकिन उनको धार्मिक शांति भी प्राप्त की जाती, चाहे वो किसी भी धर्म का होता। हमारे इतिहास, हमारे भारत का बहुत सारे ऐसे संस्कृति है जहां पर शांति का प्रतीक है, जहां पर अशोक का सम्राट भी इतने बड़े राजा होकर इतनी राज्य को जीत कर भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे और अपना करके अपनी शांति को हासिल किए थे। ये सबसे पहले उद्देश्य था उनका कि झगड़ा झमेला या किसी धन की लालच या किसी भी संपत्ति के लालच में किया गया कोई भी काम, ठीक है, वो उसको चरम शांति या आत्म शांति नहीं दिला सकती है। आत्म शांति या मोक्ष तभी मिलता है जब आप अपने आप को खुद को पहचानो और आप अपने अंदर एक शांत की भावना रखो, एक पीस ऑफ माइंड लो, तब आपको एक्चुअली में मोक्ष मिलता है। जितने भी जेलर है ना, उनको बस पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन इच्छा यह है मेरी कि उस पनिशमेंट के साथ उसको अपनी गलती का एहसास दिलाया जाए। एहसास तभी मिलेगा जब उसको शांति के ऐसे जगहों पर दिया जाएगा, उसका बिहेवियर चेक किया जाएगा। अगर मान लो उसको 10 साल का सजा दिया गया है तो कोर्ट में बोला जाएगा कि 10 साल इसको जेल नहीं बल्कि 10 साल इसको आश्रम भेजो, यानी आश्रम, जेल में आश्रम का व्यवस्था किया जाए। वहां पर उनको गुरुओं का सेवा कराया जाए, बच्चों के लिए खाना बनाए, उनके खानों को भेजे जाकर के स्कूलों में, ठीक है। अब भाई जहर मिला दिया तो ये भी तो दिक्कत है, चेक करेंगे क्योंकि वही खाना वो लोग पहले चेक कर, वो लोग पहले खाएंगे। सेम उनसे हर काम कराया जाए, उनको कम से कम हफ्ता में एक दिन सिक्योरिटी के साथ निकल करके उनको कई सारे सरकारी स्कूल में भेज करके वहां की साफ सफाई करवाई जाए। पनिशमेंट हो जहां देश का फायदा भी हो। अब बोलेगा भाई सब इतना, अब बोलेगा भाई सब अगर स्कूल का बच्चा भेज दिया, स्कूल का बच्चा कोई उठा के किडनैप कर लिया तो अरे भाई सब सिक्योरिटी आप कितनी कमजोर है, आप पुलिस हो, आपके पास पावर है, तंत्र है, इतने कमजोर हो, गिन गुन के लेकर जाएंगे, 10 को लेकर जाएंगे, 20 को लेकर जाएंगे, एक को स्कूल यहाँ, कुछ को यहाँ भेजेंगे। बस कम से कम उनको ये सब काम करके आत्म शांति की प्राप्ति कम से कम होनी चाहिए। और कैटेगरी डिवाइड कर दो ना, सबको थोड़ी बाहर निकल लेते हैं, नहीं, 2-3 कैटेगरी बना लेंगे। कौन कितना खुरापाती, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसको बाहर निकलने देंगे ही नहीं, सिंपल साफ। उसमें काम करने भेजेंगे, उसको अच्छा काम करने दिया गया, आश्रम बैठाया गया, वो गुस्सा कर रहा है, उसको सन्यासी कपड़ा पहनाया गया, हमारे पार पुर के बैठ करके तुम गंजी बैठा हुआ है, तुम दौड़पुट कर रहा है तुम। तो ऐसे लोगों को ना तुम सीधा काम किया जाए, खोपड़ी में तुम यहाँ निशाना, यहाँ निशाना लगा करके गोली यहाँ से मार के यहाँ से निकाले, बस इतना काम करना है। क्यों? ऐसे लोगों को मृत्यु ही मोक्ष है। इन लोगों को मृत्यु देखकर आप उन पर एहसान कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग समझाने से नहीं मानेंगे। जो नहीं मान सकते हैं उनको हटाइए, बस समझे, यही काम करते हैं ना जीवन में, हटाइए उनको, एकदम साफ कीजिए, बिल्कुल। अरे भाई सब इंसान के घर में अगर कोई कीड़ा घुस जाता है ना, या कोई सांप या कुछ घुस जाएगा ना, पहले चप्पल लाठी सब उठा लेगा, जब उठाएगा ना। हाँ, जब इंसान जानवरों के प्रति इतना असंवेदनशील हो सकता है, नॉन सेंसिटिविटी हो सकता है, तो भाई साहब इंसानों के प्रति क्यों ना हो। सीधा काम करें, कई चीज सुधर जाएंगे रास्ते में, कई चीज सुधर जाएंगे। एजुकेशन की बात आएगी तो एजुकेशन के सुधारने के लिए भी काम किया जाए। हाँ, रोज पहले के राजा लोग पता है अपनी प्रजा में उनका क्या वैल्यू है ना, ये पता करने के लिए पता क्या करता, राजा ना प्रजा बन जाता था, वेश बदल करके ना प्रजा के भीतर जाकर के उनसे साथ बात करता था। आज ऐसा राजा क्यों नहीं है? आज ऐसे ही काम बड़े बड़े जो भी अगर पुलिस अफसर हो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आज तो एजुकेशन में ऐसा हालात है ना कि आज अगर स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, वो कभी कभी ऐसा कह देता है, प्राइवेट स्कूल के कैसे प्रिंसिपल है, कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल होकर अगर हम क्लास लेना स्टार्ट कर दे डेली डेली तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। अरे भाई साहब वैल्यू क्यों गिर जाएगी? आप इतना बुरा पढ़ाते हो, वैल्यू गिर जाएगी। आप प्रिंसिपल हो, हफ्ता में अगर एक दिन या महीना में अगर एक दिन में अगर आप क्लास दोना, ऐसा दोना कि जिंदगी भर मतलब पूरा महीना इंतजार कर अगला क्लास कब आएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
क्यों नहीं हो सकता ऐसा? फिर भी हम लोग कहते हैं मेरा भारत महान, कहते हैं ना मेरा भारत महान। एक अभी गाना हुआ करता था, एक अपनी पत्नी अपने पति के लिए गाती था, ठीक है, पति उसको मारता था, उसको गाली देता था, कुछ भी करता था, तो पत्नी गाना गाती थी, है ना, है ना, सुने होगे आप लोग ऐसा, है ना, जैसा भी है पति मेरा देवता है, ठीक है, वही बात है। हमारा देश भी चाहे उसमें 1000 गलतियां हो, फिर भी हम लोग खाली इतना बोलते कि आई एम इंडियन, इतनी बस खाली, पता नहीं किस हक से हम लोग सब बोल पाते हैं कि मेरा भारत महान। महान मेरा भारत तब बनेगा जब ये बोलने की जरूरत ही ना पड़े, बाहर से कोई आ जाए ना तो उसको दिखना स्टार्ट हो जाए, दूसरा बाहर आकर ना वो बोले कि हाँ ये देश महान, फिर वो मेरा भारत ना हो, सब लोग फिर भारत का नाम ले। ऐसी भारत की कल्पना हो तो बहुत अच्छी बात है। आज 26 जनवरी था, टोटल 26 स्लाइड था और ये आखिरी स्लाइड है और ये स्लाइड हमारा समाप्त होता है।